हाय देयर। इस वीडियो के अंदर आपको ECO 401 इकोनॉमिक्स की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और लेसन नंबर 23 से लेकर 38 तक लेसन्स करवाए जाएंगे। तो जो पहला लेसन है इस वीडियो का वो है लेसन नंबर 23, जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कॉन्टिन्यूड एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले है प्राइस स्टेबिलिटी इन नॉन कोलूसिव ओलिगोपोलीज किंग डिमांड कर्व। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जब फर्म आपस में कोलूट नहीं करती हैं, यानी कि नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली जब होती है, तो वहां पर जो डिमांड कर्व होता है वो किंग डिमांड कर्व होता है। एक ऐसा डिमांड कर्व जो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, और ये कर्व एक्सप्लेन करता है स्टिकनेस को प्राइसेस की ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। और ये कर्व दो असम्पशन के ऊपर बेस करता है, इसी वजह से दो हिस्सों में डिवाइड होता है कि अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो बाकी कोई दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी और वो अपने कस्टमर लूज करेगी और उसका नुकसान होगा। और अगर एक फर्म प्राइस को कम कर देगी तो बाकी सारी फर्म्स भी प्राइस को कम कर देंगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ के अंदर दिखाया जाता है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, दोनों हिस्सों को अगर आप देखें तो इनमें फ़र्क है। डिमांड जो है वो रिलेटिव इलास्टिक है अगर आप ऊपर का हिस्सा देखें, और डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है अगर आप नीचे का हिस्सा देखें। और जो दो हिस्से हैं इसके, रिलेटिवली मोर इलास्टिक सेगमेंट है प्राइस अगर बढ़ता है उसके लिए, और रिलेटिवली लेस इलास्टिक सेगमेंट है अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है। इसके बारे में नॉन प्राइस कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन जो कि प्राइस की जगह दूसरे फैक्टर्स के ऊपर बेस करता है, इसी वजह से नॉन प्राइस कहलाया जाता है, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद है फिर ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ओलिगोपोली के अंदर अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो फर्म्स जो है वो कोलूट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, और वो मोनोपोली की तरह बिहेव करती हैं अगर फर्म जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलूट कर लें, और फिर जो है वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। उसके बाद है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि वेलफेयर की बात हो रही है, तो ये एनालाइज करती है सोशल वेलफेयर को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बाद है फिर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्राइवेट की बात हो रही है तो ये किसी फर्म की कॉस्ट है, और मार्जिनल है तो फिर एडिशनल। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग से मुराद वो कॉस्ट होती है जो कि हर एडिशनल वो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग की वो कॉस्ट जो कि एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल या न्यूज़पेपर के ऊपर एक फर्म को बर्दाश्त करना पड़ती है। उसके बाद है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। सोशल की बात की जाए तो सोसाइटी की ऊपर बात आएगी कि पूरी की पूरी सोसाइटी इसको बर्दाश्त करती है, तो ये वो कॉस्ट होती है जो पूरी सोसाइटी बर्दाश्त करती है। और मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसका फार्मूला ये कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो कि फर्म को बर्दाश्त करना पड़ती है, और साथ में कोई दूसरी कॉस्ट जो कि पूरी सोसाइटी बर्दाश्त करती है जब प्रोडक्शन होती है एडिशनल गुड्स की। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को अफेक्ट करती है जो गुड्स और सर्विस की खरीदो फरोख्त के अंदर शामिल नहीं होते, जो अनरिलेटेड थर्ड पार्टी होती है उसको अफेक्ट करती है, वो एक्सटर्नैलिटी कहलाई जाती है। अब इसमें पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वो जो फ़ायदा करे और नेगेटिव वो जो नुकसान करे। कोई फ्लावर लगाता है तो उसकी जो खुशबू है उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जाम्पल ये है कि एक केमिकल प्रोड्यूसिंग फर्म है जो केमिकल बनाती है। केमिकल तो फ़ायदेमंद है जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए, लेकिन उससे जो वेस्ट, जो उनका टॉक्सिक वेस्ट निकलता है वो भी प्रोड्यूस करती है फर्म, और वो जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है उसको वो रिवर में डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि एक तो वाटर टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है, और साथ में फिश भी मर जाती है। तो उससे फिशरमैन का भी नुकसान हो रहा है फिश मरने की वजह से, और एक तरफ जो फार्मर है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, और इसी चीज़ को ग्राफ के जरिए भी दिखाया जा रहा है। और ये ग्राफ जो है वो ओलिगोपोली मार्केट का ग्राफ है, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल फर्म ओलिगोपोली होती हैं। तो जहाँ पर MRMC के बराबर होता है वहीं पर प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हुई, यानी कि प्राइस P1 चार्ज हुआ और Q जो है वो क्वांटिटी, राइट साइड वाला जो Q है। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से MC कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया MSC यानी कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट में, और फिर क्या हुआ, उससे प्राइस के अंदर इजाफा हुआ, प्राइस P1 से P2 हो गया, और क्वांटिटी जो है वो Q से जो लेफ्ट साइड वाला क्यू है वहाँ पे चली गई। इनकी क्वांटिटी भी कम और प्राइस भी ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से। उसके बाद है ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सोशल ऑप्टिमल लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। सोशल ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वो लेवल होता है प्रोडक्शन के जहाँ पे एक्सटर्नैलिटी को फुली इंटरनलाइज किया जाता है। और उसके बाद आता है फिर टैक्स। अब टैक्स क्या है? टैक्स तो ये सबको पता है कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रेस करती है प्राइस को, प्राइस उससे बढ़ जाता है जब टैक्स लगाया जाता है किसी चीज़ को। और साथ में सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है किस तरफ? वर्टिकली अपवर्ड की तरफ।
उसके बाद है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स और सर्विस की फ्री मार्केट के अंदर। और उसके बाद आता है फिर मेरिट गुड्स। सो मेरिट गुड्स से मुराद क्या होता है, वो गुड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करें, जैसे कि एजुकेशन। सो एजुकेशन इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल। और यहाँ पर अब आपको मेरिट गुड का ग्राफ दिखाया जा रहा है। एमपीसी जो है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, और नीचे जो लाइन जा रही है, पहली जो लाइन है वो है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे प्राइस और क्वांटिटी इसकी डिटरमाइन है, यानी कि P1 प्राइस और क्वांटिटी जो है वो Q1 है। लेकिन मार्जिनल जो सोशल बेनिफिट है इसके, वो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ज़्यादा हैं, इसीलिए MVP कर्व शिफ्ट हो जाएगा MS कर्व की तरफ। तो इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, प्राइस P2 और क्वांटिटी Q2। लेकिन ये मेरिट गुड होने की वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी देगी, इसी वजह से प्राइस L पे डिसाइड होने की जगह S के ऊपर डिसाइड होगा, और प्राइस जो वो P2 से P0 पे हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा और प्राइस जो इसका P0 यानी कि प्राइस भी कम हो जाएगा गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से। उसके बाद है फिर पब्लिक गुड। सो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनके बेनिफिट जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर स्प्रेड होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी उससे फ़ायदा उठा रही होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट। जो भी कोई गुजरता है, एक रोड पे स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती है, तो जो कोई उससे गुजरता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। और पब्लिक गुड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो नॉन राइवल होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन राइवल होते हैं, अगर एक शख्स ने इस्तेमाल कर लिया तो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर कमी आ गई, जैसे कि स्ट्रीट लाइट ही की मिसाल नहीं, तो एक शख्स अगर गुजरता है तो ऐसा नहीं कि उसमें कमी आ जाती है। और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, किसी को निकाला भी नहीं जा सकता, सबके सब इस्तेमाल करते हैं। और नेशनल डिफेंस कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें जो यहाँ लिखी गई है, नेशनल डिफेंस और लॉ इन्फोर्समेंट, और ये तमाम चीज़ें भी पब्लिक गुड में आ जाती हैं कि एक तो नॉन राइवल है, ये एक के इस्तेमाल से दूसरे में कमी नहीं आई, और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, सबके लिए होता है ये। तो ये हुआ लेसन नंबर 23 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 24 जिसका टाइटल है वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है द मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट के अंदर फर्म्स डिमांड करती है फैक्टर्स को, हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं फैक्टर्स को, और जो डिमांड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो ड्राइव डिमांड होती है। जैसे कि लेबर जिस चीज़ को बनाता है, अगर उसकी डिमांड होगी तो ही लेबर की डिमांड होगी। सो ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड। उसके बाद है फिर लीजर। लीजर क्या है, लीजर से मुराद वो टाइम जो वर्क के लिए इस्तेमाल ना हो, यानी कि फ्री टाइम। और उसके बाद मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। डिसयूटिलिटी का मतलब, मार्जिनल डिसयूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कंजम्पशन होती है एक कमोडिटी की नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट से ज़्यादा, तो उससे नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव इम्पैक्ट होना वर्किंग के ऊपर लेबर की एक एडिशनल यूनिट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वर्किंग की है वो है लीजर यानी कि फ्री टाइम। और उसके बाद है सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। सो जो लेबर सप्लाई कर्व होता है ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है एक सर्टेन वेज रेट के बाद। और इसी चीज़ को यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है कि एक्स से नीचे अगर वेज है तो वो ऊपर जाता जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जब एक्स को क्रॉस किया इसने, एक्स वेजेस ने एक्स को क्रॉस किया, तो इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है और बैकवर्ड बेंडिंग है। सो ये बैकवर्ड बेंडिंग इस वजह से है कि अब वेज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लेबर जो है वो रेस्ट करना चाहेगा, वो वेल्थी हो चुका है लेबर इस वजह से। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उसको फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है VMPL इज इक्वल्स टू MPPL यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय PI। उसके बाद फिर रेंट। रेंट क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट होती है जो कि रिवार्ड के तौर पर दी जाती है हायर करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उस पीरियड के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है एक एनालिसिस टूल है जिसका इस्तेमाल करके डिसाइड किया जाता है कि इन्वेस्ट किया जाए कैपिटल एसेट में या नहीं। और नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू इस बात को इंडिकेट करती है कि कंपनी जो है वो पैसा लूज करेगी जो भी प्रपोज इन्वेस्टमेंट है उसमें। और डिस्काउंटिंग क्या है, डिस्काउंटिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए डिटरमाइन किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू को एक पेमेंट की या फिर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट की जो कि फ्यूचर में रिसीव होगी। उसके बाद है द इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। सो ये ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि स्टडी करती है कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट करती है एक इकोनॉमी को और इकोनॉमिक डिसीजन को। उसके बाद है फिर एक्सपीरियंस गुड। सो एक्सपीरियंस गुड क्या होते हैं, एक्सपीरियंस गुड्स वो होते हैं जो ख़रीदने से पहले लोगों को लाजमी उनका एक फ्लेवर लेना होता है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना होता है।
ख़रीदने से पहले उन गुड्स का, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि वो गुड कैसा है। और अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई जा रही है, जो कि एक उसके ज़रिए दिखाई जा रही है, एक टेबल के ज़रिए, कि सपोज़ एक शख्स जो है, एक एक्चुअली टीचर, उसने इकोनॉमिक्स कोर्स अपना लॉन्च करना है, और वो कोर्स लॉन्च किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और पीछे एक बात रह गई थी कि इंटरनेट के आने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। अगर कोई अपना कोर्स लॉन्च करता है और उसको इंटरनेट के ऊपर शेयर करता है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। स्पेशली ऑर्गेनिकली अगर शेयर किया जाएगा तो कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। पेड कैंपेन भी चलाई जाती है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन जो ऑर्गेनिकली जो शेयर किया जाता है तो उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट होती है। सो इसी वजह से जो कोर्स है, अब इसकी टोटल कॉस्ट तो है 50,000, लेकिन इसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है इंटरनेट की वजह से, क्योंकि इसको इंटरनेट पे शेयर किया जा रहा है। और जितना ज़्यादा इसकी क्वांटिटी सेल होगी तो इसकी एवरेज कॉस्ट जो है उतनी ज़्यादा इसकी कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पे यही चीज़ दिखाई जा रही है कि लॉस आया है क्योंकि कम नंबर ऑफ यूनिट इसके सेल हुए हैं इस कोर्स के, लेकिन अब इस लॉस को प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये कोर्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तो ये एक्सपीरियंस गुड है। जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि उसका एक फ्लेवर जो है वो लेना होता है कस्टमर ने कंज्यूम करने से पहले, ताकि कस्टमर को आइडिया हो सके कि ये गुड कैसा है। तो यहाँ पर भी कस्टमर को थोड़ा एक्सपीरियंस कराया जाए कि ये कोर्स कैसा है, इसके कुछ लेसन्स फ्री में दिए जाएँ। यूडेमी के अंदर अगर आप जाएं और आपने कभी कोर्स वहाँ परचेज़ किया हो या देखा हो कोर्सेज़ को, जो पेड कोर्स होते हैं वहाँ पे कुछ लेसन्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, ताकि जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं उन कोर्स को, वो फ्री लेसन्स को देख के आइडिया ले सके कि वो कोर्स किस तरह का है। तो वहाँ पर वही चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई है एक्सपीरियंस गुड वाली, कि उन्होंने थोड़ा सा फ्लेवर दिया है अपने कोर्स का। तो इसी तरीके से इस कोर्स की भी सेल को बढ़ाया जा सकता है, इसका थोड़ा फ्लेवर देके, इसके कुछ लेसन्स फ्री में देके। तो ये हुआ लेसन नंबर 24 यहाँ पर कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 25, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस लेसन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू हो चुका है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझना होगी। एज अ सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स को पिछली सदी के अंदर ही इसकी शुरुआत हुई है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 1940s के दौर के अंदर इसको पढ़ाया गया है, इसकी जो शुरुआत हुई है। और ये तब हुआ जब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैन्यार्ड कीन्स का इन्फ्लुएंस आया, उसके बाद हुआ। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर डील किया जाता है परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करेंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की यहाँ पर बात की जाएगी, किसी फर्म की या किसी इंडिविजुअल की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है। अब डिमांड क्या होती है तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड से मुराद क्या होता है कि जो टोटल डिमांड होती है फिनिश गुड्स और सर्विस की एक इकोनॉमी के अंदर। और उसके बाद है फिर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो टोटल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की जो प्रोड्यूस होते हैं एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ ईयर। और उसके बाद है फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे एसेंशियली माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इनके अंदर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मैल्थूस, जॉन स्टुअर्ट मिल, और इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस के अंदर विलियम पेटी और जोहन हेनरिक और कार्ल मार्क्स, इनको भी शामिल किया जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में। और ये एसेंशियली तौर पे माइक्रो इकोनॉमिस्ट ही थे। उसके बाद है फिर ऑप्टिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थी उसमें जो गवर्नमेंट का जो ऑप्टिमल रोल था वो था लेसेस फेयर का। लेसेस फेयर से मुराद वो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शंस जो होती हैं प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान वो फ्री होती हैं बगैर किसी इकोनॉमिक इंटरवेंशन के। सो 1930 से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और कई सारे इवेंट हुए 1920s और 30s के दरमियान, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद है फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है ये एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। और एडम स्मिथ के मुताबिक एडम स्मिथ ने अज्यूम किया कि एक इकोनॉमी अच्छी तरह वर्क करती है फ्री मार्केट सिनेरियो में जहां हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमी कंपैरेटिवली
अच्छा परफॉर्म करेगी, वर्क करेगी और फंक्शन करेगी अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को छोड़ दे अलोन बाय और सेल करने के लिए फ्रीली अपने दरमियान। और सजेस्ट किया एडम स्मिथ ने कि अगर लोगों को अलाउ किया जाए फ्रीली ट्रेड करना तो जो सेल्फ इंटरेस्टेड ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे और इससे मार्केट के अंदर पॉजिटिव आउटपुट आएगा इनविजिबल हैंड की मदद से। तो ये था इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट। और एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सेज, उनके मुताबिक जो उन्होंने सेज लॉ दिया इसके मुताबिक सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। तो ये इनका कहना था। उसके बाद है फिर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट लेवल जहाँ पर वर्चुअली हर कोई जो काम करना चाहता है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है प्रिवेलिंग वेज के ऊपर। उसके बाद है क्लासिकल व्यू अबाउट ग्रेट डिप्रेशन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका जो व्यू था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान इन्वेस्टमेंट लो थी। क्लासिकल का कहना था कि वो लो इस वजह से कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनका ये कहना था कि अगर सेविंग को बढ़ाया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा और उससे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का तरीका ये था कि सेविंग को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जाएगी। तो ये क्लासिकल का कहना था। और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हाई थी तो इनका कहना था क्लासिकल का कि वो इस वजह से हाई है कि जो वेजेस हैं फ्री मार्केट के अंदर उसको रोका जा रहा है मार्केट क्लियरिंग लेवल पे गिरने से, यानी कि मार्केट क्लियरिंग लेवल के बराबर नहीं हो पा रही वेजेस, उससे ज़्यादा है, उसको रोका जा रहा है मार्केट क्लियरिंग लेवल के बराबर होने से। पॉलिसी ये रेकमेंड की क्लासिकल ने कि ये जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हैं? जो बेनिफिट दिए जाते हैं अनएम्प्लॉयड को, और इसके अलावा टैक्स जो होता है इनकम के ऊपर, और ट्रेड यूनियन वगैरह, इनको एलिमिनेट कर दिया जाए, क्लासिकल का कहना था। लेकिन 1930s के बाद क्लासिकल मॉडल फेल हो गया क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रीजनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सके जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके अगेंस्ट। और उस टाइम पे 1933 के अंदर 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, यानी कि 25% तक बेरोज़गारी थी। वहाँ पर हर 4 में से एक शख्स बेरोज़गार होता था यूएस के अंदर और वेस्टर्न यूरोप के अंदर। और उसके बाद जब क्लासिकल फेल हो गए तो फिर कीन्जियन इकोनॉमिस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। और कीन्जियन के मुताबिक डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, कीन्जियन के मुताबिक। और ये जो कीन्जियन इकोनॉमिक्स है इसको कीन्जियनिज्म और कीन्जियन भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनियार्ड कीन्स के आइडियाज़ के ऊपर बेस करती है। और कीन्जियन इकोनॉमिक्स ने प्रमोट किया मिक्स इकोनॉमी को, जिसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को इम्पोर्टेंट जो है कंसिडर किया जाता है। और जो कीन्जियन का व्यू था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में वो कुछ इस तरीके से था कि फर्म की जो इन्वेस्टमेंट जो थी वो लो थी क्योंकि फर्म की जो बेरिश एक्सपेक्टेशन थी उनकी एबिलिटी टू सेल प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस वजह से। जो पॉलिसी रेकमेंड की गई वो ये रेकमेंड की गई कि हाउस होल्ड्स को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं और सेविंग को कम करें। जब वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो फर्म की प्रोडक्ट को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकेंगे। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो तभी प्रोडक्ट को भी ज़्यादा वो खरीद सकेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी और बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो हटता चला जा रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। पॉलिसी ये रेकमेंड की गई कि हायर मनी पेमेंट जो है वो दी जाए कंज्यूमर को ताकि उनकी एबिलिटी टू बाय जो है वो बढ़ाई जाए, जो गुड्स फर्म प्रोड्यूस करती हैं उसको बाय करने की एबिलिटी बढ़ाई जाए। तो ये हुआ लेसन नंबर 25 यहाँ पर कंप्लीट। लेसन नंबर 26 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड है। इसके अंदर सबसे पहले हैं डिफरेंसेस क्लासिकल और कीन्जियन के दरमियान, इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है वो लेबर मार्केट के अंदर भी है, मार्केट फॉर लोनेबल फंड भी है, और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के अंदर भी फ़र्क आएगा। तो क्लासिकल जो व्यू है लेबर मार्केट के अंदर, लेबर मार्केट से मुराद वो मार्केट जो कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर जॉब की मीट होती है। जब एक्सेस सप्लाई होती है लेबर की लेबर मार्केट में, क्लासिकल का कहना ये है कि फ्री जो मार्केट मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस ऑफ लेबर जो है यानी कि वेजेस जो है वो नीचे आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वेजेस
वेजेस नीचे आने की वजह से जो लेबर डिमांड है उसके अंदर इजाफा होगा और मार्केट क्लियर हो जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एक्सेस सप्लाई लेबर की खत्म हो जाएगी। और यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि लेबर सप्लाई वो एसएल है, लेबर डिमांड जो वो डीएल है। सो डीएल स्टार से डीएल प्राइम हो जाएगा लेबर डिमांड का डिमांड शॉक की वजह से, और इससे वेजेस जो है वो डब्ल्यू स्टार से डब्ल्यू प्राइम हो जाएगी। सो जब वेजेस नीचे आ जाएगी तो दोबारा इजाफा होगा लेबर की डिमांड में, और डीएल प्राइम से डीएल स्टार दोबारा हो जाएगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट दोबारा हो जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है डिटेल में, जिसको आप पढ़ लें अगर आपको डिटेल चाहिए। और उसके बाद अभी कीन्सियन व्यू। सो कीन्स का कहना है कि अगर एक्सेस सप्लाई होती है लेबर मार्केट की लेबर मार्केट के अंदर लेबर की, और प्रेशर पड़ता है कि फर्म की जो वेजेस हैं एक्चुअली लेबर की उसमें कमी आ जाए, वो नीचे गिर जाए, तो फर्म उस प्रेशर को नेगेटिव तरीके से देखती है। वो ये देखेगी कि लोग जो गरीब हो रहे हैं, जितने भी लेबर हैं वो असल में एक तरह से कस्टमर भी हैं फर्म के, क्योंकि जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी फर्म्स के लेबर हैं, वो वही प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। सो जब उनकी वेजेस गिरेगी तो वो बाय भी नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स को, और फर्म फिर इन्वेस्ट भी नहीं करेगी ज़्यादा प्रोडक्शन में नई गुड्स की, तो फर्म नए गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जब डिमांड डीएल से डीएल प्राइम हो जाएगी और वेजेस जो है वो नीचे आ जाएगी, तो ये नहीं होगा कि दोबारा जो है वो डिमांड में इजाफा हो जाएगा वेजेस कम होने की वजह से, बल्कि उल्टा होगा। उल्टा ये होगा कि वेजेस कम है तो फिर फर्म को इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, क्योंकि लोग गरीब हो चुके हैं। सो लोग गरीब हो चुके हैं तो लोग खरीदेंगे भी नहीं सामान, और फिर इससे ये होगा फिर डीएल से डीएल प्राइम से डीएल डबल प्राइम हो जाएगा, डिमांड लेबर की और कम होगी, फिर वेजेस और कम होगी, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये कीन्स का कहना है, और इसी चीज़ की यहाँ डिटेल भी बताई गई है। उसके बाद दी मार्केट फॉर लोनेबल फंड, इसके अंदर भी क्लासिकल व्यू है और कीन्स व्यू है। सो जो मार्केट फॉर लोनेबल फंड होती है ये शो करती है सप्लाई ऑफ सेविंग और डिमांड फॉर लोन्स को। सो अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ है उसमें सप्लाई जो है वो सेविंग है जो कि हाउस होल्ड करते हैं, और डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट है जो कि फर्म्स करती हैं। सो जो क्लासिकल व्यू है इसके मुताबिक फर्म्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही थी ग्रेट डिप्रेशन में, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट था, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है। सो इनके मुताबिक ये कि इंटरेस्ट रेट को लोअर किया जाए, और उसके ज़रिए जब इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा होगा। तो इंटरेस्ट रेट को लोअर करने के लिए इंडिविजुअल्स को ज़्यादा जो है वो सेव करना चाहिए। जब इंडिविजुअल ज़्यादा सेव करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा बैंक के अंदर, तो सप्लाई ऑफ फंड के अंदर इजाफा होगा और इससे इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। सो ये क्लासिकल का जो व्यू है लोनेबल फंड मार्केट में कि S0 से S1 हो जाएगा सप्लाई का कर्व, यानी कि इसके अंदर सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया जाएगा राइट पे, और इंटरेस्ट रेट को घटाकर सप्लाई के अंदर इजाफा किया जाएगा, तो उससे जो है वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये क्लासिकल का कहना है। लेकिन कीन्स का कहना ये है कि कीन्स के मुताबिक सप्लाई जब बढ़ाई जाएगी, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, S0 से S1 होगा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो R स्टार से R1 हो जाएगा। तो ये तो होगा, लेकिन साथ में एक और चीज़ होगी, वो ये होगी कि जो डिमांड कर्व है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, वो D0 से D1 शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करेंगे तो उनकी डिमांड के अंदर भी कमी आ जाएगी। तो सब क्लासिकल ने इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया, डिमांड वाली साइड को। उन्होंने सिर्फ सप्लाई के साइड के ऊपर फोकस किया, डिमांड को इग्नोर कर दिया कि डिमांड में भी फिर कमी आ जाएगी जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव करेंगे। तो उसके बाद है फिर एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होता है कि टोटल जो डिमांड होती है फाइनल गुड्स और सर्विस की एक इकॉनमी के अंदर। और नोट अहम तरीन बात ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड है क्लासिकल की और किन्जियन की, ये दोनों सेम है। एग्रीगेट डिमांड एक ऐसी चीज़ है, क्लासिकल और किन्जियन की दोनों सेम है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, आपके सामने मौजूद है। एक नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आगे आएगा वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है उसमें। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स की वजह से। पहला है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट की वजह से। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट में ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस होते हैं ये बोरो करना चाहते हैं पैसे को लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और उसके बाद है वेल्थ इफेक्ट है। वेल्थ इफेक्ट ये है कि राइज इन रियल वेल्थ में जब इजाफा होता है उससे कंजम्पशन जो है उसके अंदर इजाफा होता है। जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोग ये समझते हैं कि वो गरीब हो रहे हैं। सो प्राइस बढ़ने का ही मतलब नहीं होता कि वो लोग गरीब हो रहे हैं, हो सकता है उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही हो। और उसके अलावा इंटरनेशनल परचेजिंग पावर है। अगर प्राइस जो है वो बढ़ते हैं तो जाहिर बात है दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो भी आपकी जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं। सो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज से ख़रीदेंगे।
उसके बाद है फैक्टर्स दैट शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड। अब कौन सा फैक्टर्स जो है वो शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को? पहला ये कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है एवरी प्राइस लेवल पे, यानी कि प्राइस लेवल तो सेम रहेगा, सेम प्राइस के ऊपर अगर कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहा है। इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि ईद है, रमज़ान है, यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो इसमें ये होता है कि सेम प्राइस भी अगर रहेगी तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो वहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। और इसके अलावा ऑटोनोमस इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस कॉन्फिडेंस के अंदर जब चेंज आता है, बिजनेस सेक्टर कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं जिससे डिमांड के अंदर बूस्ट आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंड करती है ज़्यादा और टैक्स को रिड्यूस करती है टैक्स को। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट राइज होता है, जो जितने भी प्राइस लेवल है उनके ऊपर नेट एक्सपोर्ट के अंदर चेंज आता है फॉरेन कंज्यूमर के व्यू में, प्रेफरेंस जो होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में इसमें। तो ये हुआ लेसन नंबर 26 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 27 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड, इसके अंदर भी कंटिन्यूड है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल व्यू। एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपको बताया गया था कि दोनों के दरमियान सेम है क्लासिकल और कीन्सियन, लेकिन जो सप्लाई है वो उसमें बहुत फ़र्क है। जो क्लासिकल व्यू है एग्रीगेट सप्लाई का वो ये है कि क्लासिकल का एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है, यानी कि बिल्कुल खड़ा हुआ है। आगे आपको दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का कर्व है। सो क्लासिकल के मुताबिक इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होती है, इसी वजह से इनका जो कर्व है वो वर्टिकल है। सो एक नॉर्मली तौर पे कोई भी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी, सो क्लासिकल का ये कहना है। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्लासिकल का, और ये जो कर्व है ये बिल्कुल ही वर्टिकल है, बिल्कुल खड़ा हुआ ये कर्व है। सो अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट किया जाएगा तो उसका एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आउटपुट लेवल के ऊपर कोई इजाफा नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर असर पड़ेगा और वो ये कि प्राइस के अंदर सिर्फ इजाफा होगा। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जितनी बढ़ाई जाएगी तो उससे आउटपुट के अंदर तो कोई इजाफा नहीं होगा एग्रीगेट सप्लाई पे, लेकिन प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। और सिर्फ एक तरीका है आउटपुट को बढ़ाने का, वो ये कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ही शिफ्ट कर दिया जाए। उसको शिफ्ट किया जा सकता है न्यू रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से, टेक्नोलॉजी से और वेज रेट से। अब आपके सामने यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को एक साथ दिखाया जा रहा है कि 80 नोट से 81 और फिर 82, जितना भी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है, P नोट, P1, P2। एग्रीगेट सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो क्लासिकल व्यू था। अब जो कीन्सियन व्यू है, कीन्सियन के मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो हिस्सों में है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व में है जब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, और अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाएगा तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बढ़ाया जाएगा तो फिर प्राइस बढ़ेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कर्व, इसके दो सेगमेंट है। एक्स से पहले यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ये कर्व हॉरिजॉन्टल है, और एक्स के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ये अपवर्ड है। सो एग्रीगेट डिमांड को अगर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट बढ़ेगा, यहाँ पर असर पड़ेगा एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, और आउटपुट ना सिर्फ इंक्रीज होगा बल्कि प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। सो अब ये देख सकते हैं आप कि एग्रीगेट डिमांड को जब 81 से 82 ले जाए के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तब भी आउटपुट तब भी बढ़ेगा, लेकिन तब फिर प्राइस बढ़ेगी, तब होगा। उसके बाद है कीन्स डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो जो कीन्स डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ थी, इसको कई सारी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस किया, और रिसेशन के दरमियान गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाया और इनकरेज किया कि प्राइवेट सेक्टर भी इसी तरह करें, और बूम के दरमियान इसका अपोजिट हुआ, इसका उलट हुआ। लेकिन कीन्स की जो पॉलिसीज़ थी ऐसे सिचुएशन में इनको अप्लाई नहीं किया जा सकता जहां पर प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ रही हों, यानी कि बेरोज़गारी भी और महंगाई भी एक साथ हो रही हो, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ये सिचुएशन 1970s के दौर में आई जब ऑयल प्राइस शॉक आए, और इससे जो है वो डिक्लाइन हुआ कीन्सियन इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वहाँ पर कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो काम ना कर सकी स्टैगफ्लेशन की वजह से। और फिर मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आया जिसको लीड किया मिल्टन फ्रीडमैन ने। सो मॉनेटरिज्म के मुताबिक, मॉनेटरिस्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह जो है वो इस वजह से होती है क्योंकि मॉनेटरी फिनोमेना है ये, और जब भी कभी एक्सेस सप्लाई होगी पैसे की तो इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद फिर रियल बिजनेस साइकिल स्कूल। सो जो रियल बिजनेस साइकिल की थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, क्लासिकल थ्योरी का जो अजम्पशन है उनकी उसकी बेस्ड के ऊपर।
उसके बाद है द रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल। सो रैशनल एक्सपेक्टेशन जो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो स्टेट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन लेते हैं जो कि बेस करता है बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर है और वो सीखते हैं पास्ट ट्रेंड से। उसके बाद है फिर नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ये एक ब्रॉड थ्योरी है जो फोकस करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर एज अ ड्राइविंग फोर्सेस जो कि पीछे है प्रोडक्शन के, प्राइसिंग के और कंजम्पशन के, गुड्स और सर्विस की। और आखिर में है फिर कीन्जियन स्कूल जो नियो कीन्जियन स्कूल एक्चुअली जो नियो कीन्जियन है। सो जो नियो कीन्जियन थ्योरी है ये फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ये हुआ लेसन नंबर 27 कंप्लीट। सो लेसन नंबर 28 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो द यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। इसमें एक कोटेशन है कि झूठ होता है उससे भी बड़ा झूठ होता है, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए बड़े से बड़ा झूठ जो है वो बोला जा सकता है। एक्चुअली डेटा को मिस रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है जिसके ज़रिए आपको अंदाज़ा होगा किस तरीके से डेटा को गलत दिखाया जाता है। और कई सारे जो इदारे हैं या पॉलिटिशियन होते हैं वो इसी तरह लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि डेटा को सिलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन जो है वो एज अ होल इजाफा हुआ है लेकिन फूड इन्फ्लेशन के अंदर कमी आई, यानी कि महंगाई, तमाम चीज़ों की महंगाई बढ़ गई, सिर्फ फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कमी आई है, तो दिखाया जाएगा कि सस्ताई हो रही है, ये दिखाया जाएगा, जबकि सिर्फ चंद अशिया की प्रोडक्ट सस्ती हुई है। तो इस तरह लोगों को मिसगाइड किया जाएगा। इसके अलावा ग्राफ जो होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल इसके अंदर होते हैं, अगर उन स्केल्स को छोटा किया जाएगा तो चीज़ों को बड़ा दिखाया जा सकता है, और अगर स्केल को बड़ा किया जाएगा तो बड़ी चीज़ भी छोटी दिखाई जा सकती है। और वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट दिखाया जाता है, ना कि प्रोपोर्शनेट, यानी कि जैसे कि टैक्स जो है गवर्नमेंट ने 10% से 8% कर दिया, तो देखा जाए तो टैक्स कम किया असल में, लेकिन ये दिखाया जाएगा कि टैक्स लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। ज़्यादा क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि सैलरी के अंदर इजाफा हो गया। अब एक शख्स जो 1 लाख जिसकी सैलरी थी उसकी हो गई 1,50,000, तो वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही टैक्स पे करेगा। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी इग्नोर किया जाता है, जैसे ये बताया जाएगा कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हालांकि वो इस वजह से बढ़ रही है कि रिच जो है, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब तो गरीब ही रह रहा है, लेकिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं, इस वजह से बढ़ रही है। और डेटा जो है वो नॉमिनल या रियल भी होता है। नॉमिनल डेटा वो होता है जो अनएडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन के लिए। तो ये दिखाया जाएगा कि हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। अब वो जीडीपी के अंदर इजाफा इस वजह से हो रहा है कि महंगाई की वजह से इजाफा हो रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये दिखाया जाएगा। लेकिन रियल जीडीपी अगर बताई जाएगी तो रियल जीडीपी में इजाफा नहीं हो रहा है, तो इस तरह से रियल की जगह नॉमिनल डेटा भी दिखाया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है, अपनी मर्जी का टाइम पीरियड लिया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ 4.5 रही 1990 से लेकर 95 तक, जबकि 1988 और 97 तक अगर हम देखें तो वो 3.5 रही, तो फ़र्क आया। और एग्रीगेट के अंदर डेटा हो सकता है, पर कैपिटा को कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे कि कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो ऊपर जा रही है, लेकिन जो पर कैपिटा है इनकम है वो नीचे आ रही है। नेशनल इनकम इस वजह से ऊपर जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से। और इसी तरह से जो 7 पॉइंट है उसको कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ रेट में भी अप्लाई किया जा सकता है कि नेशनल इनकम जो है वो ग्रो कर रही है 5% पर एनम, जबकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 6% पर एनम। सो हो क्या रहा है कि कैपिटल इनकम जो है वो गिर रही है 1% पर एनम से, उस रेट से। अब आपके सामने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेटा की जिसमें दिखाया जा रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर जा रहा है रेट वो इतना ज़्यादा और तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इसी स्केल्स को छोटा कर दिया जाए, जैसे कि 30, 60, 90 वाला जो है इसको छोटा कर दिया जाए अगर इस स्केल को, तो यही रेट बड़ा दिखाया जा सकता है। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है कि पुरानी और नई गवर्नमेंट को कंपेयर किया जा रहा है। 5 लोगों की इकॉनमी है सपोज, वो 5 लोग थे A, B, C, D और E। पुरानी गवर्नमेंट में जो इनकम थी लोगों की वो थी 100, 110, 120, 130 और 140। नई गवर्नमेंट आई, जो इनकम हुई वही 60, 70, 75, 300 और 450। सो अगर मीन के हिसाब से एवरेज लेंगे पुरानी और नई गवर्नमेंट का, सो पुरानी गवर्नमेंट में जो एवरेज था वो है
122 और नई गवर्नमेंट में मीन का जो एवरेज है वो है 191। तो ऐसा लग रहा है कि नई गवर्नमेंट बेहतर है कि लोगों की जो मीन के मुताबिक जो इनकम है वो 191 है नई गवर्नमेंट में। लेकिन अगर हम मीडियन लेंगे तो पता चलेगा कि पुरानी गवर्नमेंट में 120 है जो एवरेज इनकम है, और नई गवर्नमेंट में जो मीडियन के मुताबिक नई गवर्नमेंट के अंदर जो इनकम है वो 75 है। सो मीडियन के मुताबिक ओल्ड गवर्नमेंट के अंदर इनकम 120 थी और न्यू गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 75 है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि नई गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा लोग गरीब हुए। 2 लोग तो अमीर हो गए लेकिन 3 लोग गरीब हो गए, ये फ़र्क आया है नई गवर्नमेंट के अंदर। तो इस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जाता है। उसके बाद है फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी, इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल अमाउंट प्रोड्यूस होता है गुड्स और सर्विस का इकोनॉमी के अंदर, उसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है जो टोटल फाइनल आउटपुट होता है जो प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर, एक ईयर के अंदर, उसको हम कहते हैं जीडीपी। और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। सो फ्लो और स्टॉक के दरमियान जो है वो फ़र्क, स्टॉक जो होता है इसको मेजर किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर और ये रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टिंग क्वांटिटी उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर। स्टॉक जो है बेसिकली एक्यूमुलेटेड या अवेलेबल क्वांटिटी होती है किसी कमोडिटी की एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर। और जो फ्लो होता है, फ्लो क्या होता है? वो डिफरेंस या चेंज होता है कमोडिटी के अंदर या एसेट के अंदर। इसके बाद है मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, यानी कि जीडीपी को मेजर करने के तरीके। सो 3 तरीके हैं नॉर्मली जो इस्तेमाल होते हैं। एक है प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि सम किया जाता है जो वैल्यू एडिट करती है प्रोडक्टिव एंटिटीज इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद है दी एक्सपेंडिचर अप्रोच। सो एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंदर क्या होता है कि कंबाइन किया जाता है कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और नेट एक्सपोर्ट्स को। और उसके बाद है फिर फैक्टर इनकम मेथड। फैक्टर इनकम मेथड के अंदर सम अप किया जाता है जो इनकम अर्न करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सो वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड जो है असल में वो डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए उनकी वैल्यू और जो कॉस्ट है मटेरियल की और सप्लाई की जिनका इस्तेमाल किया गया उनको प्रोड्यूस करने के अंदर। सो उनका डिफरेंस जो है वो वैल्यू एडेड है। उसके बाद है फिर फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो फाइनल गुड्स तो वो होते हैं जो कि डायरेक्ट यूज़ करते हैं एंड कंज्यूमर और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद है फिर डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडेड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है। सो फर्म ए प्रोड्यूस करती है स्टील रॉ आयरन से और सेल करती है उसको 1 लाख में फर्म बी को, और फर्म बी जो है वो बाय करती है स्टील जिसकी वर्थ है 1 लाख की, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और वो प्रोड्यूस करती है कार बॉडी जिसकी वर्थ है 2 लाख रुपीज़। और फर्म सी जो है वो बाय करती है उस बॉडी को और उसके अंदर कुछ पार्ट्स का इजाफा करती है, जितने भी पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं गाड़ी को, कार को बनाने में, और वो सेल कर देती है कार 4,50,000 में। तो जो जीडीपी है असल में वो 4,50,000 है। और इसके अलावा उसके बाद है फिर जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है वैल्यू एडेड या जीडीपी में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो है 7,50,000। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे सो वो है 7,50,000, लेकिन जीडीपी जो है वो है 4,50,000। अब जीडीपी 4,50,000 क्यों है? वो इस वजह से जो फिनिश प्रोडक्ट कार है उसकी वैल्यू 4,50,000 है, इस वजह से वो जीडीपी होगी। सो जीडीपी हमेशा वही होती है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कंज्यूमर का कार के ऊपर वो भी 4,50,000 ही हो रहा है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको, जिसमें डिफरेंट फर्म्स मौजूद हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि स्टील प्रोड्यूसर जो होता है वो सेलर है, वो सेल करता है मशीन प्रोड्यूसर को 1 लाख में और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई 1 लाख। और इसी तरह पे दूसरे अगर आप देखें ट्रांजैक्शन तो वहाँ पे स्टील प्रोड्यूसर कार प्रोड्यूसर को सेल करता है स्टील 3 लाख में, और मशीन प्रोड्यूसर सेल करता है मशीन कार प्रोड्यूसर को 2 लाख में, और टायर प्रोड्यूसर टायर सेल करता है कार प्रोड्यूसर को 50,000 में, और कार प्रोड्यूसर सेल करता है कंज्यूमर को कार 5 लाख के अंदर। सो
5 लाख GDP है और टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है 11,50,000। तो ये हुआ लेसन नंबर 28 यहाँ पर कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 29 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है GDP एट फैक्टर एंड मार्केट प्राइसेस। GDP तो कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। सो फैक्टर प्राइस से मुराद वो प्राइस होती है जिसमें फर्म जो है वो सेल करती है अपने फाइनल आउटपुट को कंज्यूमर को, और मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जब फैक्टर प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया जाता है। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जब GDP में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को निकाल दिया जाता है। और डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन की जो डिटेल है वो तो आपने अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर पढ़ी होगी या पढ़ेंगे, उसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जा रहा है कि हर साल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। हर साल जो वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट की उसके अंदर रिडक्शन आती है, उसके अंदर कमी आती है। उसके बाद फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP। सो GNP का क्या मतलब होता है? GNP का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू होती है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, और वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो उन फैक्टर्स से होते हैं जिनको सिटीजन्स ऑन करते हैं कंट्री के सिटीजन्स की मिल्कियत में जो फैक्टर्स होते हैं। और GNP का फार्मूला है GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेट फैक्टर इनकम्स का मतलब ये हुआ कि सपोज़ पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में जितने बाहर के लोग मौजूद हैं वो यहाँ से अर्निंग करके वो जितना पैसा बाहर भेजेंगे अपने होम कंट्री में उसको माइनस किया जाएगा, और पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं बाहर वो जितना भेजेंगे पाकिस्तान में उसको ऐड किया जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हासिल होगी। उसके बाद है फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि GNP जो आपको पीछे बताया गया था उसमें से जब डेप्रिसिएशन अलाउंस निकाल देते तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। उसके बाद है फिर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको रेफर किया जाता है नेशनल इनकम के तौर पे। सो नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनमें क्या फ़र्क है? सो नेशनल इनकम तो वो इनकम होती है जो टोटल इनकम होती है जो कि अर्न करते हैं जो सिटीज़न होते हैं नेशनल इकॉनमी के, वो जो अर्न करते हैं उनकी जो ऑनरशिप में रिसोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है फाइनल गुड्स और सर्विस। जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुराद टोटल मार्केट वैल्यू होती है उन तमाम फाइनल गुड्स और सर्विस जो कि प्रोड्यूस करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर किसी इकोनॉमी में, यानी कि बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर उनकी जो वैल्यू होगी, मार्केट जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है फिर रियल GDP और नॉमिनल GDP। सो रियल GDP जो होती है ये टोटल मार्केट वैल्यू होती है जिसको मेजर किया जाता है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, तमाम गुड्स और सर्विस की होती है ये, और ये होती है कांस्टेंट प्राइस। जबकि नॉमिनल GDP जो होती है इसको मेजर किया जाता है करंट प्राइस के ऊपर, तमाम जितने भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू होती है। इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो सपोज एक कंट्री के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर 1000 व्हीकल्स यानी कि 1000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं एक साल, और फिर दूसरे साल भी 1000 प्रोड्यूस होती हैं। तो उस कंट्री की जो रियल GDP है उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ क्योंकि एक साल 1000 प्रोड्यूस हुई दूसरे साल भी 1000 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसकी नॉमिनल GDP के अंदर इजाफा हो जाएगा क्योंकि महंगाई होने की वजह से एक साल के मुकाबले में दूसरे साल उसकी जो वैल्यू है गाड़ियों की उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। अब है प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है नॉमिनल GDP को रियल GDP के अंदर, और GDP डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP। सो उसके बाद है फिर पर कैपिटा GDP। पर कैपिटा GDP क्या है कि टोटल GDP जो होती है इकोनॉमी को उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, जितने लोग होते हैं इकोनॉमी में। इसके बाद है फिर परचेजिंग पावर पैरिटी। सो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इसके ज़रिए मेजर किया जाता है प्राइसेस को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। असल में इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि एक चीज़ उसकी प्राइस एक कंट्री में जितनी है तो दूसरे कंट्री में उसकी प्राइस कितनी है। यानी कि
सपोज बर्गर पाकिस्तान में अगर 100 रुपीज़ का है तो यूएस के अंदर वो कितने रुपीज़ का होगा, रुपीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो कितने रुपीज़ का होगा। सो ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में जितने रुपीज़ का एक बर्गर होगा तो यूएस में उससे ज़्यादा ही का होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो लेबर वेजेस है वो ज़्यादा हैं इस वजह से। उसके बाद है फिर पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम और एंड डिस्पोजेबल इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि जब नेशनल इनकम को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। और फिर है पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम से मुराद वो इनकम होती है, एक इंडिविजुअल की इनकम होती है, वो अमाउंट जो रिसीव करता है एक इंडिविजुअल डिप्लॉय करने के बाद जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल की मिल्कियत में होते हैं। और फिर डिस्पोजेबल इनकम आती है। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो पर्सनल इनकम से ही हासिल होती है। जब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है तो फिर डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। उसके बाद है फिर ड्रॉबैक्स ऑफ जीडीपी बेस्ड मेजर। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जीडीपी के अंदर कवर नहीं हो पाती, जैसे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो जीडीपी के अंदर कवर नहीं हो पाती, जैसे कि लोग अपने घरों को पेंट करते हैं वो इसके अंदर कवर नहीं हो पाती। इसके अलावा ख़वातीन जो किचन के अंदर कुकिंग करती हैं वो भी इसके अंदर कवर नहीं हो पाती, इसके अंदर शामिल नहीं होती। और इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ जो ब्लैक इकोनॉमी या इलीगल इकोनॉमी के अंदर होती हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होती। और इसके अलावा जीडीपी बेस मेजर ऑफ वेलफेयर या लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है उसको एक्सटर्नैलिटीज़ के हिसाब से भी सही होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज़ एक कंट्री की जीडीपी एक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन वो इस वजह से ग्रो कर रही है कि दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है उस कंट्री के अंदर, या फिर जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनके अंदर कमी आती जा रही है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो जीडीपी जो मेजर है इनकम का वो ओवर स्टेट करेगी जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की, और इग्नोर करेगी जो सीरियस लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं उनको। लेसन नंबर 30 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। इसके अंदर सबसे पहले है दी की वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। अब इनको आपने ध्यान में रखना है, ये आपको आगे मदद करेंगे। और ये जितने भी की वेरिएबल्स हैं ये कैपिटल में है। सो वाई जो है वो इनकम है, सी कंजम्पशन है, एस सेविंग है, आई इन्वेस्टमेंट है, टी टैक्सेस है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एम इम्पोर्ट है और एक एक्सपोर्ट है। सो उसके बाद फिर सर्कुलर फ्लो। सो सर्कुलर फ्लो क्या है, एक मॉडल है जो डिमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे रिसोर्सेज जो है वो मूव होते हैं सोसाइटी में। और सर्कुलर फ्लो के अंदर ही इंजेक्शन और लीकेज होती है। इंजेक्शन जो है वो इनफ्लो है और लीकेज जो है वो आउटफ्लो है। सो लीकेज जो है इसके अंदर क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ मनी होता है, पैसे का विड्रॉल होता है इकोनॉमी से, यानी कि सर्कुलर फ्लो से। और जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर ऐड किया जाता है सर्कुलर फ्लो के अंदर। उसके बाद फिर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, क्लासिकल व्यू और इसके अलावा कीन्जियन व्यू भी है। सो क्लासिकल के मुताबिक जितनी भी चीज़ें इंजेक्शन वाली वो बराबर है विड्रॉल के, यानी कि सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बराबर है टैक्स के, और एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट के। तो ये क्लासिकल का कहना है। जबकि कीन्जियन का कहना ये कि विड्रॉल वाली साइड इंजेक्शन वाली साइड के बराबर है, यानी कि ओवरऑल साइड्स बराबर हैं ये दोनों। जैसे कि STM यानी कि विड्रॉल वाली साइड जिसके अंदर सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट शामिल है, और IGX यानी कि इंजेक्शन जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट शामिल है। सो AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर है नेशनल इनकम Y के, और वो बराबर है एग्रीगेट डिमांड के, और वो बराबर है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्लस जो है वो नेट एक्सपोर्ट के। सो विड्रॉल और इंजेक्शन जो है वो बराबर है, यानी कि STM जो है वो बराबर है IGX के। और हम क्या करेंगे, C को ऐड करेंगे दोनों साइड पे, वो हो जाएगा CSTM इज इक्वल्स टू CIGX के, और M को लेंगे हम दूसरी तरफ, सो वो हो जाएगा CST इज इक्वल्स टू CIGX माइनस M के। और M जो है यानी इंपोर्ट बराबर है किसके, CF प्लस IF प्लस GF के। ये F जो है स्मॉल f, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। सो इंपोर्ट बराबर है कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। और CD यानी कि D जब होगा तो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस। तो कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस वो बराबर है C माइनस CF के, यानी कि टोटल कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। और ID यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक
बराबर है आई माइनस आई एफ के, और जी डी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक बराबर है जी माइनस जी एफ के। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू सी माइनस सी एफ प्लस आई माइनस आई एफ प्लस जी माइनस जी एफ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सी डी प्लस आई डी प्लस जी डी प्लस एक्स। इसके अलावा सी डी प्लस आई डी प्लस जी डी प्लस एक्स वो बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स वो बराबर है एग्रीगेट डिमांड के एडी के, और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। सो सी एस टी बराबर है सी आई जी एक्स माइनस एम के। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सी एस टी बराबर है वाई के यानी कि टोटल इनकम के। सो जो दूसरा तरीका है किन्सियन इक्विलिब्रियम को देखने का वो ये है कि इनकम टोटल इनकम बराबर है एग्रीगेट डिमांड के वो बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, इनकी इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर के वो बराबर है आउटपुट के। उसके बारे में डिस्पोजेबल इनकम। सो डिस्पोजेबल इनकम वो हिस्सा होता है टोटल नेशनल इनकम का जो कि अवेलेबल होता है हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड को अवेलेबल होता है कंजम्पशन के लिए या सेविंग के लिए। सो जो डिस्पोजेबल इनकम है इसका फार्मूला है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल करंट टैक्स के। और उसके बाद फिर कंजम्पशन। सो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है फाइनल परचेज, जो इंडिविजुअल फाइनल परचेज करते हैं गुड्स और सर्विस की उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। और कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन जो है असल में ये फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है टोटल कंजम्पशन और ग्रॉस नेशनल इनकम के दरमियान। सो सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी बाई डी, और वो इज इक्वल्स टू वो है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस टी। सो ए जो होता है वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो लाजमी होना होता है इवन के वाई डी जो है वो जीरो हो तब भी, और बी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब आपके सामने यहाँ टेबल है जिसमें डिस्पोजेबल इनकम है और कंजम्पशन है, और सेविंग जो है वो डिस्पोजेबल इनकम में से जब हम कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगी। तो पहले सेविंग जीरो है क्योंकि कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम दोनों जीरो है। सो डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम से कम रहेगी, इसी वजह से सेविंग में भी इजाफा होता रहेगा। सो अब आपके सामने यहाँ पर ग्राफ मौजूद है जिसमें 45 डिग्री लाइन एक मौजूद है डॉट वाली लाइन, और ये असल में इसको ये शो करती है कंपैरिजन के लिए इसको दिखाया जा रहा है। और दो कर्व हैं, एक सी प्राइम और सी डबल प्राइम। सो सी प्राइम को अगर आप देखें तो वो इस बात को शो कर रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन दोनों में एक साथ इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो सी कर्व है। सो क्या होगा कि जब कंज्यूमर ये देखेंगे कि प्राइस बढ़ने वाले तो उनकी कंजम्पशन लेवल में इजाफा होगा और सी प्राइम से सी डबल प्राइम पे शिफ्ट हो जाएगा कर्व। उसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो लोग कंज्यूम करते हैं जब वो रिसीव करते हैं एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। एक्स्ट्रा डॉलर भी या कोई और करेंसी भी एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रुपी। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम का वो प्रोपोर्शन जो कंज्यूमर सेव करते हैं। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये हुआ वो प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा इनकम का जो कंज्यूमर सेव करते हैं। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला ये है कि 1 माइनस MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद है दी सेविंग फंक्शन। सो सेविंग फंक्शन का क्या मतलब हुआ, इसका जो मतलब है रिलेशनशिप सेविंग्स और इनकम के दरमियान, सेविंग और इनकम के दरमियान, ये सेविंग फंक्शन डिफाइन करता है रिलेशनशिप सेविंग्स और इनकम के दरमियान। अब आपके सामने है कैलकुलेशन ऑफ APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है APC इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय YD, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला है APS इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय YD, और APS का एक और फार्मूला है 1 माइनस APC। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है marginal propensity to consume is equals to change in C divided by change in YD, और marginal propensity to save का फार्मूला है MPS is equals to change in S divided by change in YD, और MPS बराबर है 1 माइनस MPC के। अब आपके सामने यह ग्राफ टेबल के अंदर वही चीज़ दिखाई जा रही है जिसके अंदर YD है, C है, MPC है, APS है और APC है। APC को निकाला गया जब C से डिवाइड किया गया YD को जो कि 1 आया,
APS 0 है, YD 500, C जो है 500 और MPC नहीं है क्योंकि वो तब आएगा जब चेंज आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो जब चेंज आएगा। और दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो वहाँ 540 से 500 को डिवाइड किया गया है, हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, ये 540 को 550 से डिवाइड किया जा रहा है, ये 550 है। और जब आप इसको खुद से भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.98 का, और APS है 0.02 और YD है 550 और 540 है C। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इसमें चेंज इन C में जो चेंज आया वो आया जब हम देखें 500 से 540 तो 40 का चेंज आया, उसको हम 40 ऊपर लिखेंगे। और YD में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 500 से 550, यानी कि 50 का आ रहा है, 50 को नीचे लिखेंगे और 0.8 आंसर आएगा। और इसी तरह नीचे भी कैलकुलेट किया गया है। तो ये हुआ लेसन नंबर 30 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 31 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कंटिन्यूड। सो इसके अंदर सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। सो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पैसे का इस्तेमाल करते हुए एसेट्स को एक्वायर किया जाए ताकि उन एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस किया जाए गुड्स या सर्विस को, इनकम को जनरेट करने के लिए। और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का मतलब लिखा है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर आज की कंजम्पशन को छोड़ दिया जाए ताकि फ्यूचर के अंदर आउटपुट को बढ़ाया जा सके। और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप शो करता है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के दरमियान, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप है। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, यानी कि उल्टा चल रहा है। यानी कि जब भी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ में कमी आती है। तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट भी कर सकता है। आपको दो कर्व दिखाई दे रहे हैं, आई प्राइम और आई डबल प्राइम का। और ये कर्व कब शिफ्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे कि ज़्यादा लोग जो है वो रेजिडेंशियल यूनिट्स ख़रीदना चाहते हैं। अब जब ज़्यादा लोग रेजिडेंशियल यूनिट्स ख़रीदना चाहेंगे गिवन इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम है, सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा लोग रेजिडेंशियल यूनिट ख़रीदना चाहेंगे, तो उससे जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, आई प्राइम से आई डबल प्राइम हो जाएगा। अब आपके सामने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि 4 तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हैं। एक तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। और इसके अलावा नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है, ऑफिसेज वगैरह की, जो कि बिजनेस या फर्म करती हैं। इसके अलावा एसेट्स की, कैपिटल एसेट जो उसको ख़रीदा जाता है, प्लांट या मशीनरी वगैरह जो कि फर्म करती है। और इसके अलावा स्टॉक ख़रीदा जाता है जो कि फर्म करती है। उसके अलावा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड बैलेंस है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स और सर्विस जो कि किसी दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं उसको होम कंट्री में कंज्यूम किया जाता है। और एक्सपोर्ट का मतलब ऐसे गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होते हैं होम कंट्री में लेकिन उनको कंज्यूम किया जाता है किसी दूसरे कंट्री के अंदर। और एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस होता है, उसका मतलब है ग्रॉस एक्सपोर्ट में से हम ग्रॉस इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। और ट्रेड हमारे पास ट्रेड डेफिशिएट भी आ सकता है, ट्रेड सरप्लस भी आता है। जब नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है तो वो ट्रेड डेफिशिएट होता है। फिस्कल बैलेंस क्या है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जो टैक्स पॉलिसीज हैं उसका इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस किया जाए इकोनॉमिक कंडीशन को। और इसके अंदर टैक्स, टी जो है वो टैक्स रेवेन्यू, जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सो टैक्स में से जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम टी माइनस जी हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फिस्कल बैलेंस। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टैक्स के मुकाबले में तो फिस्कल डेफिशिएट या बजट डेफिशिएट कहलाया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है टैक्स के मुकाबले में तो फिस्कल या बजट सरप्लस होगा। और दोनों बराबर है तो बैलेंस बजट कहलाया जाएगा। अब आपके सामने है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। 45 डिग्री लाइन अप्रोच है, दरमियान में आप देख रहे हैं 45 डिग्री लाइन है, डॉट वाली लाइन, और 3 लाइनें इसके साथ मौजूद हैं। ये काफ़ी कन्फ्यूजन सी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि पहली जो लाइन है सबसे नीचे वाली वो उसके अंदर कंजम्पशन है, सिर्फ सी है। उससे ऊपर वाली जो है उसके अंदर कंजम्पशन के साथ इन्वेस्टमेंट आई भी है और एनएक्स भी शामिल है। और इसके अलावा जो सी प्लस आई प्लस एनएक्स है, अगर इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमसली इंक्रीज होती है, ऑटोनॉमसली इंक्रीज अगर होती है इन्वेस्टमेंट, तो फिर कर्व शिफ्ट हो जाएगा सी प्लस आई प्लस एनएक्स प्राइम, यानी कि सबसे ऊपर वाले कर्व में। तो ये चीज़ इसमें समझने वाली है। अब आपके सामने टेबल दिखाया जा रहा है जिसके अंदर आउटपुट है, जिसके अंदर इजाफा हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, नेट एक्सपोर्ट है, एग्रीगेट स्पेंडिंग है जो कि
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट के बराबर है, और इसके अलावा शॉर्टेज सरप्लस है। शॉर्टेज सरप्लस गिरता है, ज़ीरो होता है, माइनस में जाता है। जहाँ पर शॉर्टेज सरप्लस ज़ीरो है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर कोई शॉर्टेज या सरप्लस नहीं है। 800 आ रही है एग्रीगेट स्पेंडिंग भी, और आउटपुट भी वहाँ 800 आ रहा है। अब इसी चीज़ को इसी इक्विलिब्रियम को इक्वेशन के ज़रिए भी मालूम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो एल्जेब्रिक डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम की इससे कि ए डी जो है वो बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम के, यानी कि नेट एक्सपोर्ट के, और सी जो है बराबर होता है ए प्लस बी वाई के, वाई जो है वो बराबर है एग्रीगेट डिमांड के। सो हमारे पास हम वाई की जगह हम ए डी की जगह हम वाई लिख देंगे, और सी की जगह ए प्लस बी वाई को लिखेंगे। सो वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स एम हो जाएगा, और इससे हमें इक्वेशन मिलेगी वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई वाई 1 बी डॉट ए प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा। और कंजम्पशन फंक्शन में सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी वाई के। ए जो है वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, बी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन सी, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन। वाई जो है इनकम है, कंजम्पशन फंक्शन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो इस तरीके से फॉर्म होगा, जब फार्मूले में हम लिखेंगे इसको 650 माइनस 610 और सी माइनस 610। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये उसी यहाँ से ही आई है 650 माइनस, अब आप तीसरी लाइन में देखें कंज्यूमर स्पेंडिंग में 650 माइनस 610, और आउटपुट के अंदर आप देखें 750 और 700। अब ये इसको भी आगे हम लेंगे। सो 650 माइनस 610 और सी माइनस 610, ये भी वही है 610, और 750 माइनस 700 और वाई माइनस 700। सो सी जो है वो बराबर है 0.8 वाई प्लस 50 के, और वाई जो है वो बराबर है सी प्लस आई प्लस एन एक्स के, और सी का जो सी इज इक्वल टू 0.8 वाई प्लस 50, इसको हम सी की जगह लिख देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई इज इक्वल टू 0.8 वाई प्लस 50 प्लस 100 प्लस 10, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 800 आएगा, बिल्कुल वही जिस तरह से पीछे टेबल में आया। अब आपके सामने विड्रॉल इंजेक्शन अप्रोच टू इक्विलिब्रियम है, जो कि पहले टेबल दिखाया जा रहा है। अब आप नोट करें इनमें चीज़ें कि आउटपुट जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, सेविंग में अंदर इजाफा हो रहा है, ग्रोस इंपोर्ट सेम है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट सेम है, और ग्रोस एक्सपोर्ट भी सेम है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेम है, टैक्स सेम है, और विड्रॉल्स या लीकेज इसके अंदर इजाफा हो रहा है सेविंग की वजह से। STM यानी कि सेविंग इंपोर्ट और जो टैक्स है इसके अंदर इजाफा हो रहा है, इनका जो एग्रीगेट है इनको जमा करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है। जबकि इंजेक्शन IGX जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें इजाफा नहीं हो रहा। अब ये याद रखें, अब यही चीज़ आपको ग्राफ में दिखाई जाएगी, और जो लीकेजेस वगैरह हैं वो ज़ीरो हो रही है 200 के ऊपर। अब आप देख सकते हैं 200 पे दोनों जाके मिल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब ग्राफ में वही चीज़ दिखाई जा रही है, जो विड्रॉल वाली साइड है यानी कि SMT या STM वो ऊपर जा रही है, और जो IGX है इंजेक्शन वाली वो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, और जहाँ पे दोनों मिल रहे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और आखिर में फिर आपको ये दिखाई जा रहा है कि वाई जो बराबर है इनकम यानी कि बराबर है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट के। सी जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी वाई के, इनके वाई बराबर होता है ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एन एक्स के, और बी वाई को हम दूसरी तरफ लेंगे, वाई माइनस बी वाई होगा इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स के, और बी वाई को हम नीचे लाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और के इज इक्वल टू ए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी होगा। सो हायर द वैल्यू ऑफ बी the bigger will be the size of multiplier, and the smaller the value of b the lower will be the size of multiplier. So lesson number 32 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है कीन्सियन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच टू इक्विलिब्रियम विद 45 डिग्री लाइन अप्रोच। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप 45 डिग्री लाइन अप्रोच और जो कीन्सियन की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है। सो नीचे आपके 45 डिग्री लाइन अप्रोच है, जिसमें दरमियान में एक 45 डिग्री लाइन है और दो कर्व है E1 और E2 के। सो E1 से जब E2 शिफ्ट होता है यानी कि एक्सपेंडिचर्स के अंदर जब इजाफा होता है, तो आप देख सकते हैं कि E1 से E2 तो इतना इजाफा नहीं हुआ, उसका इजाफा बहुत कम है। लेकिन अगर आप ये देखें आउटपुट जो कि YE1 से YE2 है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर के अंदर कम इजाफा हुआ लेकिन आउटपुट के अंदर ज़्यादा इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड इफेक्ट की वजह से। और ऊपर इसको जब जोड़ा गया ऊपर ग्राफ से एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से, सो वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आउटपुट के अंदर इजाफा हुआ है और एग्रीगेट डिमांड जो है AD1 से AD2 पे शिफ्ट हो गई है। लेकिन जो प्राइस है उसके अंदर कुछ इजाफा नहीं हुआ क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का।
और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर इजाफा होता है, सो एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी इजाफा होता है और आउटपुट के अंदर भी इजाफा होता है। सो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो कम है, लेकिन जो चेंज इन इनकम है वो ज़्यादा हायर है, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, और प्राइस जो है उसके अंदर चेंज नहीं आया हॉरिजॉन्टल पोर्शन की वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व के। उसके बाद है फिर कीन्स इंट्यूशन अबाउट दी मल्टीप्लायर। सो जो कीन्स का व्यू है मल्टीप्लायर के बारे में, सो इसके मुताबिक इकॉनमी जो है वो फ्लॉरिश करेगी द मोर द गवर्नमेंट स्पेंड्स। और उसके बाद फिर इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप आपको दिखाया जा रहा है 45 डिग्री लाइन की मदद से, जहाँ पर 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, उसको टच कर रही है। सो वहीं पर आउटपुट जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है वाई जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज़्यादा है, जो कि वाई एफ है। वाई एफ जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, तो इसी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है, क्योंकि आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज़्यादा इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट करती है अब फुल एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पर यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद है जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद है। वाई एफ जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है और वाई ई जो है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। उसके बाद है फिर कीन्स पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसके अंदर इससे ये पता चलता है कि कैसे हायर सेविंग से लोअर नेशनल इनकम होती है। तो अब यहाँ पर डब्ल्यू और जे के कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं। जब डब्ल्यू वाले कर्व जो है वो विड्रॉल को शो कर रहे हैं और जे वाले इंजेक्शन को। सो W1 और जे जो है, शुरू में क्या होता है कि W1 और जे जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आउटपुट है, यानी कि YE1। लेकिन लोग जो है ज़्यादा सेव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि W1 से W2 पे शिफ्ट हो जाता है विड्रॉल वाला कर्व, क्योंकि सेविंग जो है वो विड्रॉल होती है। और जब सेविंग के अंदर इजाफा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब सेविंग में इजाफा होता है तो उससे आउटपुट के अंदर कमी आ जाती है। हायर सेविंग से लो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, तो इसी वजह से YE1 से YE2 आउटपुट हो जाता है। सो अब एक तरफ तो आउटपुट कम हो गया सेविंग के अंदर इजाफा होने की वजह से, लेकिन मामला यहाँ पे भी नहीं रुकता है और इंजेक्शंस जो होते हैं उसके अंदर भी कमी आ जाती है। और जब इंजेक्शन में कमी आती है तो फिर जे से जे प्राइम पे शिफ्ट हो जाता है कर्व, और फिर जो आउटपुट होता है वो और कम होता है और वो जो है YE3 हो जाता है। उसके बाद फिर एक्सेलरेटर। सो एक्सेलरेटर जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज जो आता है नेशनल आउटपुट में वो ट्रिगर कर सकता है लार्जर चेंज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इसका फार्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई विच इज़ द चेंज इन इनकम, या फिर चेंज इन के डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई। सो उसके बाद फिर इंटरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर। सो अगर गवर्नमेंट जो है वो इजाफा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, तो उससे मल्टीप्लाइड राइज होगा नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन ये जो राइज होगा नेशनल इनकम के अंदर वो सेटअप करेगा एक्सेलरेटर इफेक्ट को, और फर्म जो है वो रिस्पॉन्ड देंगी राइज इन इनकम से इन्वेस्ट करते हुए। फर्म रिस्पॉन्ड देंगी राइज इन इनकम को, जो राइज हुआ है इनकम के अंदर इन्वेस्ट करते हुए। लेकिन ये जो राइज इन इनकम होगा ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा फर्दर राइज इन इंजेक्शन, और उससे क्या होगा कि सेकंड मल्टीप्लाइड राइज होगा इनकम के अंदर। सो लेसन नंबर 33 जिसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि जब स्टडी किया जाता है मेजर इशू को या प्रॉब्लम को मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि एड्रेस किया जाए एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस के ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या इसके कॉजेज़ हैं या पॉसिबल डायग्नोसिस है प्रॉब्लम के, और क्या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जुड़ा हुआ है हर डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ। सो हम देखेंगे 4 मेजर प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोज़गारी को, महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को और लैक ऑफ ग्रोथ को। सो अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री है, और ये जो हिस्ट्री है ये कोई हज़ारों साल पुरानी नहीं है बल्कि पिछली सदी की है, जो कि ग्रेट डिप्रेशन तक जाती है 1929 to 33 तक। जब उस दौर में अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक थी US और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, यानी कि हर 4 में से एक शख्स तकरीबन बेरोज़गार होता था।
लेकिन उसके बाद फिर दूसरी जंग अजीम हुई और प्रॉब्लम सबसाइडेड हो गई और गवर्नमेंट्स ने जो है वो डिफेंस के ऊपर स्पेंड किया और वार से रिलेटेड भर्तियाँ हुई और कई सारी कॉलोनीज़ ने इंडिपेंडेंस हासिल की। उसके बाद 1940s और 60s के एरा के अंदर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इसके अलावा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स हुए जिससे कई सारे लोगों को जॉब मिल गई। और प्रॉब्लम तब तक नहीं आई जब 1970s का दौर आया और दो ऑयल प्राइस शॉक हुए 73 और 79 में। और उससे फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया, एक ऐसा इन्फ्लेशन जहां पर महंगाई भी हो रही थी और एक तरफ बेरोजगारी भी हो रही थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आया कई सारी कंट्रीज़ के अंदर, जिससे ग्लोबल रिसेशन आया और प्रॉब्लम कंपाउंडेड हो गई अर्ली 80s के अंदर। अब है डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो बेरोजगारी होती है, तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी हालत जिसमें एक शख्स जो है वो काम के बगैर होता है, काम के लिए दस्तयाब होता है और करंटली काम को तलाश कर रहा होता है। और इसकी टाइप्स होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब एक वर्कर मूव करता है एक जॉब से दूसरी जॉब तक, तो उसको टाइम लगता है। जब एक जॉब पे होता है और दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता है, वो मूव करता है एक जॉब छोड़ के, तो उसमें टाइम लगता है, कभी कभी फ़ौरन नहीं मिलती। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब मिसमैच होता है, जो जिस तरह की जॉब है वैसे स्किल्स मौजूद नहीं है। और इसके अलावा साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि रिसेशन जब आया हुआ होता है और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड एनफ नहीं होती कि लेबर को रखा जाए। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि हाथ से काम करने वाली कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी जगह मशीन को लगा दिया जाता है, तो फिर वर्कर की जगह मशीनें काम करती हैं। और क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि वेज जो होती है, रियल वेज, वो मार्केट क्लियरिंग लेवल से ज़्यादा सेट कर दी जाती है, गवर्नमेंट करती है या फिर लेबर यूनियन करती है। और कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री है तो फिर इसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी पूरी सोसाइटी को। और इसमें जो चीज़ें हैं वो ये कि आउटपुट कम होगा, नेशनल इनकम कम होगी, गवर्नमेंट को भी टैक्स कम मिलेगा और फर्म जो है वो उसका भी नुकसान है, फर्म का भी रेवेन्यू इनकम उसके अंदर कमी आएगी। और वर्कर्स जो है, दूसरे वर्कर्स वो एडिशनल वेज लूज़ करेंगे और एक जनरल टेंडेंसी होगी क्राइम और वायलेंस में इजाफा होगा, जिससे हमारे यहाँ होता है कि कई सारे लोग मजबूर हो जाते हैं बेरोज़गारी की वजह से क्राइम करने पे या फिर वायलेंस पे, हालांकि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते हैं। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर फोर्स। सो लेबर फोर्स का कॉन्सेप्ट है, लेबर फोर्स के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जो एलिजिबल भी होते हैं और वो काम कर भी सकते हैं। तो इसके अंदर बच्चे शामिल नहीं हैं, ऐसे लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो शामिल नहीं है, पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को रेस करने में बिजी हैं, स्पेशली मदर्स। इसके अलावा हैंडीकेप लोग और टर्मिनली इन लोग जो कि बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकते हैं। सो डिफरेंस है उन लोगों के दरमियान जो काम कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक पार्टिकुलर जॉब को। सो एम्प्लॉयड होने के लिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो लेबर फोर्स का मेंबर हो, LF से डिनोट किया जाता है, और वो एक्सेप्ट करे पार्टिकुलर जॉब को, यानी कि AJ। सो डेफिनेशनल प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ। एक तो ये कि लोअर देन एक्चुअल इट इज़, जो एक्चुअली में होता है, एक्चुअली जो है उसके मुकाबले में ये कम होता है। कम क्यों होता है? दो रीज़न है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ये कि एक शख्स को समझा जा रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, हालांकि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से एम्प्लॉयड तो कंसिडर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको नॉर्मली एम्प्लॉयड कंसिडर किया जा रहा है। और एक ऐसा शख्स है जो डिस्कस अनएम्प्लॉयड है, यानी कि पैसे ले रहा है वो लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, सैलरी ले रहा है एक्चुअली, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा। ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, वो काम तो करते नहीं है लेकिन सिर्फ वो सैलरी लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती नेशनल इनकम के अंदर या GDP में, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन वो नाम के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। और इसके अलावा एक ये भी मसला होता है इस रेट के साथ कि हायर देन एक्चुअली इट इज़, ये हायर होता है एक्चुअल के मुकाबले में। और उसकी भी रीज़न है कि चाइल्ड लेबरशिप होती है। अब जो काम बच्चों से कराया जा रहा है वो काम किसी बड़े ने करना था, और इसलिए भी करवाया जाता है ताकि पैसे बचाए जाएँ। और जॉब्स के जो जॉब स्किल्स और जॉब के दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, जैसी जॉब है वैसे स्किल नहीं है, और लोग एक से ज़्यादा जॉब कर रहे होते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं स्टेट की तरफ से अनएम्प्लॉयड लोगों को। ये ज़्यादा तौर पे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में होता है, जैसे कि US के अंदर कोरोना के दरमियान बेनिफिट दिए गए थे। सो लोग जो है एंटर होते हैं अनएम्प्लॉयड पूल में, वो लोग
जो कि रिज़ाइन जैसे कर लिया या टेम्परेरीली जिनको निकाल दिया गया, और ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड पूल से को छोड़ देते हैं जो कि नई जॉब जिनको मिल जाती है या जो रिटर्न करते हैं पुरानी जॉब की तरफ। सो थ्योरीज अबाउट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो 3 व्यूज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है। एक तो मॉनेटरीज व्यू है। सो यहाँ पर आपके सामने ग्राफ मौजूद है जिसमें LF है, लेबर फोर्स, और लेबर डिमांड डाउनवर्ड है और लेबर फोर्स जो है वो ऊपर जा रहा है। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर वेज रेट और नंबर ऑफ वर्कर जो है वो एम्प्लॉयड डिटरमाइन हो जाएगा। अब दूसरा ग्राफ एक और दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पर मॉनेटरीज व्यू के मुताबिक। इसमें AJ कर्व और LF कर्व दोनों अलग-अलग हैं। लेबर डिमांड तो नीचे जा रहा है लेकिन AJ और LF कर्व दोनों मौजूद हैं। LF तो वो है जो लेबर फोर्स के अंदर टोटल लोग हैं, लेकिन AJ कर्व वो है जो लोग एक्सेप्ट करेंगे जॉब को AJ के अंदर। सो इसी वजह से AJ कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक कर्व है और आपको थोड़ा झुका हुआ दिखाई दे रहा है ये LF के मुकाबले में। सो AJ और LF के दरमियान फ़र्क है, और AJ के ऊपर जो वेज रेट है वो है W1 और इसके जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड है वो है N1। सो अब आप नीचे देखें तो फ़र्क दिखाई दे रहा है N स्टार और N1 के दरमियान। सो ये जो फ़र्क है यही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। सो यही मॉनेटरीज का व्यू है और ये आगे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि तमाम जो लेबर फोर्स होती है उसको एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तमाम लेबर फोर्स को एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता। अब जो है वो क्लासिकल व्यू है। सो क्लासिकल व्यू के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो इस वजह से होती है कि वेजेस जो है वो हायर होती है, जो मार्केट क्लियरिंग लेवल होता है उससे हायर होती है। अगर वेजेस को अलाउ किया जाए कि वो मार्केट क्लियरिंग लेवल के बराबर हो जाए तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर के अंदर इजाफा होगा और इनिशियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि अगर आप देखें तो AJ कर्व के अंदर अगर आप देखें जो इक्विलिब्रियम है उसके मुताबिक जो W स्टार है वो वेज है और N स्टार जो है वो नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड है। सो अगर W स्टार पे वेज सेट हो तो नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड जो होंगे वो N स्टार होंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। लेकिन क्लासिकल का कहना ये कि वेज स्टिकनेस की वजह से वेज जो है वो W1 पे रह जाएगी। वेज स्टिकनेस का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ चिपक जाती है तो वो छुट्टी नहीं है। अगर आपने समर बोर्ड इस्तेमाल किया हो तो वो अगर एक बार हाथ पे चिपक जाए तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी है, चिपकने के बाद बड़ी मुश्किल से छुट्टी है। तो इसी तरह अगर वेजेस एक बार बढ़ जाती है तो जब वेज कम की जाती है उसको एम्प्लॉइज़ एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसी वजह से वेजेस W1 पे अटक जाती है और वो W स्टार पे नहीं आ पाती है और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। तो A और B के दरमियान जो फासला है A to B यही अनएम्प्लॉयमेंट है। सो AB जो है वो क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है और ये इसी वजह से हो रही है कि वेज जो है वो नीचे नहीं आ पा रही स्टिकनेस की वजह से। और जो कीन्जियन व्यू है अनएम्प्लॉयमेंट का, इसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड की वजह से है। अगर एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जा सके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के, तो उससे क्या होगा कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो इंक्रीज़ होगी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, और जो इंक्रीज डिमांड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर होगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो ये कीन्स का कहना है। और कीन्स का ये भी कहना है कि अब अगर वेजेस जो है वो नीचे आ जाती है, सपोज करें कि वेजेस गिर गई W स्टार पे, आपको जो दिखाया जा रहा है वहाँ से गिर के W1 पे अगर आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उससे ये होगा कि डिमांड जो होगी लेबर की वो और ज़्यादा गिर जाएगी, और जब डिमांड और गिरेगी तो उससे वेजेस और गिर जाएंगी, बढ़ने के बजाय वेजेस और गिर जाएंगी। सो मॉनेटरीज व्यू अब दोबारा आपके सामने दिखाया जा रहा है। सो मॉनेटरीज का जो कंसर्न है असल में वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, और लेबर फोर्स के अंदर जो लोग होते हैं वो जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते 3 वजूहात की वजह से। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं करते जॉब को।
एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल है। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि आपको बताया गया था कि जब वर्कर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाता है तो डिले आता है। सो जो डिले आता है उसको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह की वजह से, सो बेटर इंफॉर्मेशन जो होगी जॉब के बारे में उससे मदद मिल सकती है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसमें क्या किया जाए, ये तब होती है जब स्ट्रक्चरल चेंज आता है इकोनॉमी में, चेंज आता है डिमांड पैटर्न में, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में। सो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल ग्रांट्स देगी, फाइनेंशियल ग्रांट्स दे सकती है गवर्नमेंट ट्रेन करने के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स के लिए। जिस तरह की जॉब्स है उसके लिए फिर वो गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए ग्रांट्स दे, फाइनेंशियल ग्रांट्स दे। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है तो इसके यहाँ पर एग्जांपल दिखाई जा रही है कि क्रॉप्स प्रोड्यूसर की। सो जो कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर क्रॉप्स प्रोड्यूसर होते हैं वो विंटर के अंदर क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि स्नो की वजह से। सो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए कि उनको माइग्रेशन करवाई जाए विंटर के महीनों में, या तो एक तरफ ये हो सोल्यूशन, या दूसरा ये कि अल्टरनेटिव टास्क हो उनके पास विंटर के महीनों में। और फिर आखिर में यहाँ दिखाया जा रहा है कि ग्राफ के ज़रिए WA का जो ग्राफ है वो इस बात को शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वर्कर जो होता है वो डेस्परेट होता जाता है। और W0 शो कर रहा है कि वक्त के साथ साथ अच्छी जॉब मिलने का चांस बढ़ता जाता है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं W0 और WA, सो वही जो है क्या है इंट्रैक्शन है दोनों का, वो शो करता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। नाउ द लेसन नंबर 34 जिसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है हिस्टेरिसिस। सो हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी चेंज से परमानेंट इफेक्ट होना, इसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेरी फॉल आता है डिमांड के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। उससे क्या होता है कि लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और फर्म जो है वो निकाल देती है कुछ वर्कर को। सो उसके परमानेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं वर्कर के ऊपर, और वो इस तरीके से होते हैं कि अगर वर्कर शुरुआती जॉब इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाते हैं तो वर्कर जो है वो लेज़ी हो जाते हैं और उनके जो स्किल्स होते हैं उनके ऊपर जंग लग जाता है, और अगर उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा हो तो वो उसके आदी हो जाते हैं। उसके बाद है फिर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जनरल प्राइस लेवल के अंदर इजाफा होता है, और डिफ्लेशन उसका अपोजिट है यानी कि सस्ताई, जब जनरल प्राइस लेवल के अंदर कमी आती है। इसके अलावा प्योर इन्फ्लेशन होती है जो कि एक स्पेशल केस है इन्फ्लेशन का, जिसमें प्राइस के अंदर इजाफा होता है, जितने भी गुड्स और सर्विस होते हैं इकोनॉमी की उन तमाम के अंदर इजाफा होता है, वो भी सेम रेट के ऊपर, सेम रेट। उसके बाद है फिर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नापने का जो फार्मूला है वो है PT माइनस PT1 डिवाइडेड बाई PT1 मल्टीप्लाई बाई 100। PT जो है वो करंट ईयर है और माइनस PT1 वो है बेस ईयर डिवाइडेड बाई PT1 वो भी बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। सो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2000 के अंदर प्राइस लेवल 100 है, 2001 में 105 है यानी कि 5% इन्फ्लेशन आया है, 2002 में 107 है 1.9% इन्फ्लेशन आया, 2003 में 120 है यानी कि 12.1% इन्फ्लेशन आया है। सो आइडियल इन्फ्लेशन रेट क्या है? महंगाई कितनी होनी चाहिए? सो ज़ीरो होना भी गलत है, वो भी फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि उससे कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिलती, मोटिवेशन नहीं मिलती सेलर्स को और फर्म्स को। सो स्मॉल इन्फ्लेशन बेहतर होता है यानी कि 3% को बेहतर समझा जाता है, और 7% भी क्वाइट एक्सेप्टेबल होता है फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 10% या उससे अबव हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर सपोज़ करें आप 100 की चीज़, आज एक चीज़ 100 की और वो 110 की हो जाती है तो इसका मतलब है महंगाई बहुत ज़्यादा है, और अगर 1000 की चीज़ 1100 की मिल रही है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा महंगाई है। उसके बाद फिर चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स होते हैं वो रिटेल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम CPI कहते हैं। सो CPI एंड PPI। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर किया जाता है चेंज इन प्राइस को, जो कि पे करता है कंज्यूमर गुड्स
और सर्विस के लिए। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई, इसका मतलब क्या है कि मेजर करना जो एवरेज चेंज होता है प्राइस के अंदर जो रिसीव करते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट के लिए। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसके क्या एक तरह से नुकसान होते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से जो फिक्स इनकम वाले लोग होते हैं उनके हाथों से एक तरह से इनकम हाथों से निकल जाती है, उनका एक तरह से नुकसान होता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जो फिक्स इनकम वाले लोग होते हैं उनका नुकसान होता है। और आप में से जो लोग भी जॉब करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जब महंगाई होती है तो जॉब करने वालों का कितना नुकसान होता है। और हाई इन्फ्लेशन से फर्म्स के लिए भी नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो फर्म्स के लिए भी नुकसान होता है। एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे फर्म्स अपने ऑपरेशंस को भी रोक देती हैं। इवन कि कई सारी फर्म्स तो बंद भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम आती है। जब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो एक्सपोर्ट के अंदर कमी आ जाती है। एक्सपोर्ट में कमी आ जाती है क्योंकि जो चीज़ एक कंट्री के अंदर महंगी प्रोड्यूस हो रही है तो फिर बाहर दूसरी कंट्री में भी उसको ख़रीदा नहीं जाता। और फिर रिसोर्स भी वेस्ट होते हैं जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। कई सारे रिसोर्स वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। कंज्यूमर को बताना होता है कि इन चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। मेन्यू कार्ड्स के ऊपर या तो प्राइस चेंज किए जाएंगे या नए मेन्यू कार्ड छपेंगे। और जहाँ कहीं भी प्राइस लिखे हुए हैं, स्पेशली सुपर मार्केट्स में, उनको हर जगह प्राइस चेंज करना होता है। रेस्टोरेंट वालों को हर जगह प्राइस चेंज करना होता है। उसके बाद है थ्योरीज अबाउट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई क्यों होती है? सो 3 व्यूज़ अबाउट इन्फ्लेशन। 3 तरह की व्यू है। एक तो ट्रेडिशनल कीन्सियन व्यू है जिसके अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सो इसके मुताबिक प्राइस तब बढ़ती है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस के अंदर इजाफा होता जाएगा। सो ये तो कीन्सियन व्यू है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। और फिलिप कर्व्स ने कीन्स के आइडिया को फॉर्मलाइज किया है जिसके मुताबिक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इन्वर्स हैं। एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी। यानी कि अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। यही चीज़ फिलिप कर्व्स ने दिखाई है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब 1970 के दौर में ये हुआ, एक ऐसी सिचुएशन आई दुनिया में जब स्टैगफ्लेशन होना शुरू हो गया, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ना शुरू हो गई। और ये तब हुआ जब 2 ऑयल प्राइस शॉक आए 1970s के अंदर। सो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ना शुरू हो गई। एक तरफ बेरोज़गारी भी बढ़ना शुरू हो गई और महंगाई भी बढ़ना शुरू हो गई। सो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके सामने दिखाया जा रहा है, जिसको स्टैगफ्लेशन भी कहा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। नेगेटिव सप्लाई शॉक आया और एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। सो उससे क्या हुआ कि एक तरफ जो रियल आउटपुट था वो वाई से वाई प्राइम हो गया, उसके अंदर भी कमी आई। और एक तरफ प्राइस जो थे पी से वो पी प्राइम हो गया। प्राइस भी बढ़ गए और आउटपुट भी कम हो गया। यानी कि आउटपुट कम होने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी और प्राइस भी बढ़ गए, महंगाई भी बढ़ गई प्राइस की वजह से। सो आखिर में इस लेसन को समअप किया जा रहा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वर्ड्स के मुताबिक। उनका जो कॉल है वो आपसे कोट किया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा महंगाई और साथ में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो तो ये निशानी है वर्स्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस गवर्नमेंट में भी ये दोनों सिचुएशंस एक साथ हो तो वो गवर्नमेंट किस तरह की होगी। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 35 जिसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कॉन्टीन्यूड। तो इसके अंदर सबसे पहले है मॉनेटरिस्ट व्यू। और ये जो मॉनेटरिस्ट व्यू है ये इन्फ्लेशन के बारे में है, यानी कि महंगाई के बारे में है। सो मॉनेटरिस्ट ने इन्फ्लेशन को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ज़रिए बताया है। सो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो है एम वी इज इक्वल्स टू पी क्यू। एम जो है वो रियल मनी सप्लाई है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी है, पी जो है वो प्राइस लेवल है और क्यू जो है वो रियल आउटपुट है। सो मॉनेटरिस्ट ने आर्ग्यू किया इनके मुताबिक अगर मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा तेज़ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है नेशनल इनकम का उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ है तो फिर महंगाई होगी। तो ये इनका कहना है। और मॉनेटरिज्म और फ्लिप कर्व को अगर हम देखें सो जो ट्रेडिशनल फ्लिप कर्व्स है जो आपको बताया गया था उसके अंदर क्या था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था और इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाया गया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। लेकिन जो मॉनेटरिस्ट का फ्लिप कर्व है ये वर्टिकल फ्लिप कर्व है, एक ऐसा फ्लिप कर्व जो बिल्कुल खड़ा हुआ है।
उसके बाद है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन का क्या मतलब है कि हम जो है वो नॉमिनल प्राइस के ऊपर देखते हैं चीज़ों की नॉमिनल प्राइस देखते हैं और हम सोचते हैं कि वो महंगी हो गई। अगर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, नॉमिनल प्राइस बढ़ती है, तो हम समझते हैं कि वो चीज़ महंगी हो गई है। जबकि क्या होता है कि अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो हो सकता है परचेजिंग पावर भी बढ़ चुकी हो, और वक्त के साथ साथ चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहती हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। सो मनी इल्यूजन के अंदर लोगों का बिलीव होता है कि मनी की जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, और इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई का जो इफेक्ट है उसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद है फिर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। ये जो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि इम्पोर्टेंस देती है पास्ट इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर आउटकम्स। उसके बाद है फिर बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है एक कंट्री की ट्रांजैक्शन का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट समराइज करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एक इकोनॉमी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। सो उसके बाद है द मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं। और फिर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है? एक्सचेंज रेट बताता है आपकी करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के अंदर। सो उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री है एक्सचेंज रेट इन पाकिस्तान की। 1970 से पहले पाकिस्तान की करेंसी रुपी लिंक थी पाउंड के साथ जो कि यूके की करेंसी है, लेकिन 1971 में इसको डॉलर के साथ यूएस डॉलर के साथ लिंक किया गया जब यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हुआ, और पाकिस्तान बजट डेफिसिट आया पाकिस्तान का 82 के अंदर, और 98 के अंदर एलिवेट करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस को अथॉरिटीज़ ने अडॉप्ट किया मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और अब पाकिस्तान के अंदर मेंटेन किया जा रहा है फ्लोटिंग रेट को। अंडर दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम हर बैंक जो है वो कोट करता है अपना रेट, डिपेंड करता है ऑन इट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन। लेसन नंबर 36 जिसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है डीवैल्यूएशन। सो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस करना प्राइस को एक करेंसी के दूसरी करेंसी के मुकाबले में, और ये यूजुअली गवर्नमेंट करती है, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और उसके बाद फिर रीवैल्यूएशन जो इसका उलट है यानी कि इंक्रीज़ करना प्राइस को एक करेंसी के दूसरी करेंसी के मुकाबले में, और ये भी गवर्नमेंट ही करती है। और फिर है एप्रिसिएशन यानी कि इंक्रीज़ होना वैल्यू में या प्राइस में एक करेंसी के, और डेप्रिसिएशन इसका उलट है यानी कि डिक्रीज़ होना वैल्यू में या प्राइस में एक करेंसी के। और अब आपके सामने यहाँ पर मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें रुपी डॉलर का एक कंपैरिजन है कि जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है D1 से D2 हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो 58 रुपीज़ से 65 रुपीज़ हो जाती है। लेकिन जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ी अगर उतनी ही सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी यानी कि S1 से S2 कर दी जाएगी तो डॉलर दोबारा 65 से 58 पे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जिस करेंसी की डिमांड बढ़ रही है उतना ही उसको सप्लाई कर दिया जाए, डॉलर को उतना ही सप्लाई किया जाए जितनी उसकी डिमांड बढ़ रही है, या फिर उसकी डिमांड को कम किया जाए किसी तरीके से। सो अब आपके सामने है द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो डिमांड कहाँ से आती है डॉलर की? सो जैसे पाकिस्तानी ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं यूएस में, वहाँ से डॉलर की डिमांड आती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे करते हैं अपनी फ़ीस यूएस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ से डिमांड आती है डॉलर की। इसके अलावा जो यूएस की फर्म पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो अपने प्रॉफिट जो है वो यूएस भेज देती हैं। और आगे भी यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ग्राफ दिखाया जा रहा है। सो इक्विलिब्रियम इन दी मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर होता है सप्लाई और डिमांड कर्व के। उसके बाद है फिर पार्ट्स ऑफ बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के पार्ट्स। ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, करंट अकाउंट, कैपिटल और चेंजेस टू रिजर्व्स के अंदर। सो सबसे पहले है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो एसेंशियली ट्रेड बैलेंस है
यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, लेकिन साथ में इसमें नेट फैक्टर रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड ये भी इसमें शामिल है, एडिड है। सो करंट अकाउंट में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं और नेगेटिव है। अच्छा, अब नोट करने वाली बात ये कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट करती है और डॉलर सप्लाई के अंदर इजाफा करती हैं, और नेगेटिव वो चीज़ें जो डेप्रिशिएट करती हैं एक्सचेंज रेट को। सो करंट अकाउंट के अंदर गुड्स या फिर विजिबल बैलेंस जो है ये इसके अंदर जो एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोर्ट से डॉलर आता है, डॉलर की सप्लाई में इजाफा होता है और अप्रिशिएट होता है एक्सचेंज रेट, और इंपोर्ट जो है वो माइनस है, नेगेटिव है। और सर्विस या इनविजिबल बैलेंस की एक्सपोर्ट पॉजिटिव, इंपोर्ट्स नेगेटिव। और इनकम एंड ट्रांसफ़र यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये पॉजिटिव है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीज़ें शामिल है? वर्कर रेमिटेंस है, डिविडेंड्स हैं जो बाहर इन्वेस्ट किया है उसका जो प्रॉफिट है डिविडेंड की शक्ल में वो, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का वो, तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। और फैक्टर पेमेंट्स जो है वो नेगेटिव है, जिस यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उनके प्रॉफिट और जो डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो। और फिर कैपिटल अकाउंट है। सो जो कैपिटल अकाउंट है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, सो जो कैपिटल अकाउंट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है एक तरह से। तो कैपिटल अकाउंट जनरली प्रोवाइड करता है डायरेक्ट पिक्चर नेट एसेट पोजीशन की एक कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दो क्वेश्चन रेज होते हैं, दो सवाल उठते हैं कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट लाजमी बुरा हो, तो आंसर इसका। और दूसरा क्वेश्चन ये कि कैसे करंट अकाउंट जो कि डेफिसिट में है उसको रिस्टोर किया जा सकता है बैलेंस में, यानी कि बैलेंस किया जा सकता है उसको। सो एक क्विक सोल्यूशन जो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का अंडर फिक्स एक्सचेंज रिजीम वो होता है इकोनॉमिक डिफ्लेशन होना। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें इनकमिंग एफडीआई है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनकमिंग एफडीआई और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर दूसरे प्राइवेट कैपिटल, तो ये पॉजिटिव हैं। और आउटगोइंग एफपीआई या दूसरे कैपिटल एसेट्स, ये प्राइवेट कैपिटल ये नेगेटिव हैं। और इसके अलावा बोरोइंग और एड का इनफ्लो ये पॉजिटिव है। और जो पेमेंट है डेट प्रिंसिपल की, ये जो डेट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही अमाउंट होता है जो असल कर्जे का अमाउंट होता है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दो चीज़ें होती हैं कर्जे में, असल अमाउंट प्रिंसिपल और बाकी इंटरेस्ट यानी कि सूद। सो पेमेंट ऑफ डेट प्रिंसिपल, जो डेट प्रिंसिपल है उसकी पेमेंट और एड का आउटफ्लो ये जो है नेगेटिव होता है। उसके बाद में चेंजेस टू फॉरेन ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो गवर्नमेंट जो है वो जब सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि सप्लाई बढ़ाती है फॉरेन एक्सचेंज को सेल करके गवर्नमेंट डॉलर की, और जब परचेज करती है तो वो नेगेटिव होता है। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट। लेसन नंबर 37 जिसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कॉन्टिन्यूड। सो इसके अंदर सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो पहला डिटर्मिनेंट है द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मैक्रो इन्वायरमेंट, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इन्फ्लो होता है कंट्री के अंदर, यानी कि अमन अमान की जो सूरत हाल होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लो के लिए। और जितनी ज़्यादा फेवरेबल होंगी इंटरनेशनल कंडीशन बोरिंग की, तो उतना ही ईजिली एक कंट्री रेस कर सकता है फॉरेन डेट को। और अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा डोमेस्टिक कंट्री के स्टॉक बॉन्ड्स और दूसरे इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स के अंदर। अब है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ पाकिस्तानी गुड रिलेटिव टू अ यूएस गुड रियल एक्सचेंज रेट। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है यानी कि NER, ये जो प्राइस होती है डोमेस्टिक करेंसी की, प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट डोमेस्टिक करेंसी के जो परचेज कर सकते हैं एक यूनिट फॉरेन करेंसी का, यानी कि कितने रुपीस $1 को परचेज कर सकते हैं। और C जो है वो बराबर है RER यानी कि रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डोमेस्टिक मल्टीप्लाई बाय NER यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सो अगर प्राइस जो है फॉरेन गुड्स के ऊपर जाते हैं
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस होगी उसके अंदर इजाफा होगा और पाकिस्तानी गुड्स जो है वो रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। और अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है लेकिन जो प्राइस है डोमेस्टिक गुड का और फॉरेन गुड का वो सेम रहता है, तो पाकिस्तानी गुड चीप हो जाएंगे फॉरेन बायर के लिए। और अगर प्राइस ऑफ फॉरेन डिवाइडेड बाय प्राइस इन डोमेस्टिक फॉल गिरता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें क्या होगा कि रियल एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस फॉल हो जाएगी और करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है वो डिटेरिएट हो जाएगा, इनकी बिगड़ जाएगा। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को लाजमी एडजस्ट होना होगा और इसको राइज होना होगा ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बहाल किया जा सके। अब आपके सामने यहाँ पर एक केस स्टडी है, एक छोटा सा, जिसमें कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि होम कंट्री में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए या फिर यूएस के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो रुपये में करेंगे, यूएस के अंदर करेंगे तो डॉलर में करेंगे। और डॉलर सपोज करें 60 रुपीज़ का चल रहा है। सो जब एक 60 रुपीज़ इन्वेस्ट किए जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट है 10%, तो साल के आखिर में 66 रुपीज़ मिल जाएंगे 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे। और अगर यूएस में करते हैं तो यूएस में सिर्फ 3% इंटरेस्ट रेट है, तो वहाँ पर जो साल के आखिर में मिलेगा जब कन्वर्ट करेंगे उसको हम रुपीज़ में, तो वो मिलेगा 61.8। तो देखा जाए यहाँ पर तो पाकिस्तान में करने में फ़ायदा है। लेकिन एक दूसरा केस है जहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट तो वही है, पाकिस्तान में तो हमें 66 ही मिल रहे हैं, लेकिन रुपये की वैल्यू गिर जाती है डॉलर के मुकाबले में, रुपये डेप्रिशिएट कर जाता है। तो जो $1 है वो 66 रुपीज़ का हो गया, तो डॉलर 66 रुपीज़ का हो गया और उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो साल के आखिर में जब डॉलर को कन्वर्ट करके हमें इंटरेस्ट रेट लेंगे तो वो मिलेगा हमें 67.8। तो यहाँ इस सिचुएशन में यूएस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें होम कंट्री में फ़ायदा होता है, कुछ में फॉरेन कंट्री में फ़ायदा होता है। तो इसके अलावा अब आपके सामने है इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन। ये जो एक आर्बिट्राज कंडीशन होती है जो सजेस्ट करती है रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के दरमियान। सो अब इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन प्लस चेंज इन ई, यानी कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बराबर है, एक्चुअली वो आईटी जो है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, वो फॉरेन वो इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक नहीं, बल्कि वो आईटी जो है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, आईएफ जो है वो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है और प्लस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। सो अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आईडी अगर ज़्यादा है, आईएफ प्लस डेल ई, यानी कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन इन दोनों से अगर ज़्यादा है तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होगा। ये वही चीज़ है जो पीछे आपको एक तस्वीर के ज़रिए दिखाई गई। और अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के कम है, तो फिर यूएस में फ़ायदा होगा। तो ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ पर दिखाई गई थी इस तस्वीर के अंदर। उसके बाद है फिर करंट अकाउंट डेफिसिट। सो करंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सो अब आप रिकॉल करें इक्विलिब्रियम कंडीशन इकोनॉमी की, जहाँ पर इंजेक्शंस जो है वो विड्रॉल के बराबर है, जो कि इसका व्यू था कि जितने भी इंजेक्शन है, इंजेक्शन वाली साइड है वो बराबर है विड्रॉल वाली साइड की, इनके डब्ल्यू बराबर है जे के। सो एसटीएम जो है वो विड्रॉल है, इनके सेविंग टैक्सेस और इम्पोर्ट, और आईजीएक्स जो कि इंजेक्शन है यानी कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इसके अलावा एक्सपोर्ट के। सो हम एमएक्स को एक साथ करेंगे क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक साथ आ गई, बाकी दूसरी साइड पे गया आईएसजीटी। सो करंट अकाउंट डेफिसिट बराबर होता है प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट के। अब उसके बाद है आखिर में कि हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट, कैसे रिड्यूस किया जाए करंट अकाउंट डेफिसिट को। सो डिवैल्यूएशन इसके अंदर मदद कर सकती है। डिवैल्यूएशन के ज़रिए वैल्यू जो है अपनी करेंसी की डिक्रीज़ की जाती है दूसरी करेंसी के मुकाबले में। तो डिवैल्यूएशन का जो फ़ायदा है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो जाता है। वैल्यू कम होने की वजह से जो प्राइस होते हैं डोमेस्टिक गुड्स के वो भी गिर जाते हैं, तो एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होता है, इंपोर्ट के अंदर कमी आती है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ जाती है। लेकिन ये पॉलिसी हर कंट्री में सक्सेसफुल नहीं है।
पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए ये पॉलिसी भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है उस वजह से, क्योंकि अगर करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो उससे कर्जा और बढ़ता जाएगा। नाउ द लेसन नंबर 38, जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कॉन्टिन्यूड। इसके अंदर है सबसे पहले कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रोथ रेट का। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज होना इकोनॉमी की लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट या फिर इनकम के अंदर। इकोनॉमी जब ग्रो करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है गुड्स और सर्विस जो सोसाइटी प्रोड्यूस करती है उसके अंदर इजाफा होता है। और ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि शो करता है रेट ऑफ चेंज एक कंट्री की जीडीपी के अंदर, टिपिकली एक साल से दूसरे साल तक। उसके बाद फिर एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। सो जो डिफरेंस होता है इनके दरमियान उसको हम आउटपुट गैप या फिर जीडीपी गैप कहते हैं। एक्चुअल जीडीपी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है, पोटेंशियल जीडीपी जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने के बाद। एक्चुअल जीडीपी फ्रंटियर के ऊपर भी हो सकती है और इनसाइड फ्रंटियर भी हो सकती है। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है फ्रंटियर, आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 1 को अगर आप देखें तो एक्चुअल जीडीपी डी भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है और ए भी हो सकती है। लेकिन अगर पोटेंशियल जीडीपी फ्रंटियर 1 के ऊपर है तो एक्चुअल जीडीपी इस फ्रंटियर से बाहर नहीं जा सकती, ई नहीं हो सकती। ई तब तक नहीं हो सकती जब तक पोटेंशियल जीडीपी जो है वो पीपीएफ 2 में शिफ्ट नहीं हो जाती, यानी कि बढ़ नहीं जाती, एक्सपेंड नहीं हो जाती पीपीएफ 2 तक। तो हमेशा जो है एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। और अगर पीपीएफ 1 से पीपीएफ 2 हो जाती है पोटेंशियल जीडीपी, तो फिर जो है वो एक्चुअल जीडीपी जो है वो ई हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं हो सकती। उसके बाद है फिर ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट ग्रोथ। सो ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है ग्रोथ के बारे में, ट्रेडिशनल व्यू है, इसके मुताबिक जीडीपी बढ़ती है फैक्टर्स के अंदर बढ़ने की वजह से। फैक्टर्स कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपके सामने ट्रेड साइकिल है जो कि ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है पोटेंशियल आउटपुट के अंदर इजाफा होता जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट जो उसके नीचे है उसके अंदर भी इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के साथ हैं। ये फ्लक्चुएशंस इस वजह से हैं कि बिजनेस साइकिल के अंदर फेजेस आती हैं। पहला है अप टर्न, दूसरा है बूम, तीसरा है पिकिंग आउट और चौथा है स्लो डाउन या रिसेशन। उसके बाद है फिर नॉमिनल या रियल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी तो वो होती है जो कि जीडीपी एट करंट प्राइस होती है, और रियल जीडीपी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होती है। अब इसको एग्जांपल से अगर समझा जाए तो एक कंट्री के अंदर 1000 व्हीकल्स गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं, एक साल 1000 हुई, दूसरे साल भी 1000 हो रही हैं, तो रियल जीडीपी के अंदर कोई इजाफा ही नहीं हुआ, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन पिछले साल थी इस साल भी उतनी हुई। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो जाएगा कि किस वजह से? महंगाई की वजह से। महंगाई बढ़ी और उसके अंदर मार्केट वैल्यू के अंदर इजाफा हो गया इस वजह से। इसके बाद है फिर एग्रीगेट जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा जीडीपी। सो जो एग्रीगेट जीडीपी होती है, ये जो इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी की टोटल इनकम होती है या सम टोटल होता है जो इनकम होती है इकोनॉमी की गिवन पीरियड के अंदर। और पर कैपिटा रियल जीडीपी जो होती है इसको कैलकुलेट किया जाता है जब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से किसी कंट्री की। अब ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों मैक्रो इकोनॉमिक एक इम्पॉर्टेंट इशू है ग्रोथ जो है? सो हायर ग्रोथ से हायर नेशनल इनकम होगी, उसका मतलब ये कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा ऑन एवरेज। ये नहीं कि अमीरों का, बल्कि एवरेज अर्निंग करने वालों का भी अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर तो रूलर्स को भी फ़ायदा होगा, उनको दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर कैसे पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है वो रिलेट करता है एग्रीगेट ग्रोथ रेट से एक इकोनॉमी के अंदर। सो वाई जो है स्मॉल वाई जो कि पर कैपिटा जीडीपी है वो बराबर है टोटल जीडीपी यानी कि वाई कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय एल यानी कि पॉपुलेशन के।
सो अब लॉग लेंगे हम दोनों साइड पे, तो एल एन वाई बराबर होगा एल एन कैपिटल वाई माइनस एल एन कैपिटल एन के, और डेरिवेटिव ले लेंगे हम, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई वाई माइनस डी वाई डी एल माइनस डी एल डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई एल। तो असल में ये जी वाई इज इक्वल्स टू जी कैपिटल वाई माइनस जी कैपिटल एल है, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम बराबर है ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के। अब आपके सामने कुछ फिगर्स दिखाई जा रही हैं। पहली फिगर जो टेबल है वो है रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन फिगर का। इसके अंदर रेशियो है 1970 से लेकर 1999 तक, और एक तरफ एनुअल ग्रोथ रेट है डिफरेंट कंट्रीज़ का। जापान के अंदर जो रेशियो है वो है 100 टाइम्स का, और इनके 100 टाइम एक्सपेंड हुआ है जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और जो ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 3.7, और यूके का सबसे कम है जो कि है 10 टाइम्स और 1.9% एनुअल परसेंट, क्योंकि यूके ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था, और जो इनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ से भी इनको काफ़ी रिसोर्सेज इनके हाथ पे चढ़ गए थे इस वजह से। उसके बाद फिर रियल जीडीपी पर कैपिटा फिगर्स, इसके अंदर जापान के अंदर जो रेशियो है वो 27 टाइम एक्सपेंशन है, और 2.7% एनुअल ग्रोथ है। यूके के अंदर 5 टाइम्स है, और एनुअल ग्रोथ 1.3%। और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है जब से पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट हासिल किया है, इंडिपेंडेंट हुआ है पाकिस्तान, तो 60s, 70s, 80s और 90s के एरा को दिखाया गया है, जिसमें एग्रीगेट रियल जीडीपी 6.7% रही, और 4.8% रही 70s में, 6.4% 80s में, और 4.7% 90s में। और पर कैपिटा रियल जीडीपी 4%, फिर 1.7%, फिर 3.3 और 2, और पॉपुलेशन में जो इजाफा हुआ है वो 2.7%, फिर 3.1, फिर 3.1, और फिर उससे अगले डेकेड में भी 2.7। और ये जो लिया गया है डेटा, ये फिगर्स वगैरह ये ली गई हैं अकबर ज़ैदी की बुक से, इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, और ये आपकी रिकमेंडेड बुक्स में से एक बुक है। अब इसके बाद है लिंक बिटवीन ग्रोथ एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो क्या लिंक है ग्रोथ और दूसरे जो मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनके दरमियान। सो कैपिटल की अगर हम बात करें, सो कैपिटल के अंदर जब इजाफा होता है तो उससे इंक्रीज़ होता है जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है। कैपिटल के अंदर इजाफा होने से इजाफा होना चाहिए जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है। और उसके बाद है फिर कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेबर रेशियो के अंदर इजाफा होना, यानी कि कैपिटल पर वर्कर के अंदर इजाफा हो रहा है, और उससे फिर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी पर वर्कर के अंदर इजाफा होता है। और इसके बाद फिर कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल वाइडनिंग को अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कैपिटल स्टॉक के अंदर इजाफा हो रहा है सेम रेट से जो कि लेबर फोर्स वाली रेट है, उस सेम रेट से इजाफा हो रहा है, लेकिन जो कैपिटल पर वर्कर होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड करती है, एग्रीगेट आउटपुट जो है इकोनॉमी का वो एक्सपेंड करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर वर्कर रिमेन सेम रहती है। ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर जाती है, एग्रीगेट आउटपुट जो होता है वो इकोनॉमी में एक्सपेंड करता है। उसके बाद फिर लेबर। अब लेबर से मुराद ह्यूमन की बात होती है, ह्यूमन कैपिटल ये भी मैटर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और लेबर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कंसिडर की जाती हैं, और ये इंजन की तरह है ग्रोथ के। अब पाकिस्तान में लेबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन एनफ नहीं है, स्किल्स रिक्वायर्ड जो है वो मौजूद नहीं है, और कभी कभी एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड मौजूद नहीं होता। उसके बाद फिर लैंड। पाकिस्तान जो है एग्रेरियन कंट्री है जहाँ पर लैंड बहुत मैटर करती है। जापान और कोरिया जैसे कंट्रीज़ ने अपनी स्केर्स लैंड को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, और यहाँ पर साउथ कोरिया की बात हो रही है। और इसके बाद फिर रॉ मटेरियल्स। सो जो स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का ये भी इंक्रीज़ करता है इकॉनमी को। इसके अंदर जब इजाफा होता है स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल के, तो इकॉनमी जो है वो प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा आउटपुट,
और उससे क्या होता है कि इजाफा होता है जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट होता है। और इसके बाद है फिर टेक्निकल नॉलेज। अगर टेक्निकल एडवांसमेंट होती हैं तो उससे प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होता है और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट के अंदर भी इजाफा होता है। और जो फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करते हुए सीखना, और इन्वेंशन और इनोवेशन। तो ये हुई आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेसन नंबर 23 से लेकर 38 तक करवाए गए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।